सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 सितंबर 2025 और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स एनालिसिस। समझ लीजिए, करंट अफेयर्स डाइजेस्ट फॉर 9 सितंबर 2025। ये सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, ये है पूरा कंटेक्चुअल ब्रेकडाउन, एकदम बारीक एनालिसिस जो आपको मिलेगा पीआईबी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दूसरी क्रेडिबल गवर्नमेंट वेबसाइट से डिस्टिल्ड करके। आ मिशन ये इंश्योर करना कि आज के बाद इन टॉपिक्स पर आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। यूपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू, ये डिस्कशन आपको एकदम सॉलिड फाउंडेशन देगा। हम हर नुक्कड़, हर कोने को एक्सप्लोर करेंगे, आसान भाषा में, एग्जाम्पल्स के साथ और हाँ, थोड़ी मस्ती के साथ, ताकि दिमाग फ्रेश रहे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ रियली थरो एक्सप्लोरेशन। लेट्स बिगिन। एब्सोल्युटली। टुडे हम कुछ मेजर डेवलपमेंट्स में उतरने वाले हैं। We'll start with the big political news. India's new Vice President, उपराष्ट्रपति, श्री सीपी राधाकृष्णन। हम सिर्फ रिजल्ट नहीं बताएंगे, हम डाइसेक्ट करेंगे इलेक्शन प्रोसेस, चुनाव प्रक्रिया, द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, संवैधानिक महत्व ऑफ द ऑफिस, आर्टिकल 63, 64, 65, 66, द पावर्स, द फंक्शंस और वोटिंग पैटर्न्स हमें करंट पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में क्या बताते हैं। फिर हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां एक बहुत ही क्रिटिकल हियरिंग चल रही है गवर्नर्स की पावर्स पर, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग गिविंग असेंट, सहमति टू बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स। आर्टिकल 200 और उसकी एम्बिग्विटी, अस्पष्टता, एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या है। ये फेडरलिज्म, संघवाद के लिए कितना बड़ा मुद्दा है, इस पर डिटेल चर्चा होगी। And that's just the beginning. इकोनॉमी में we have what's being called GST 2.0. 56वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग के फैसलों का एकदम चीर-फाड़ करेंगे। रेट रैशनलाइजेशन, प्रोसीजरल चेंजेस, क्या ये सच में गेम चेंजर हैं? स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र के लिए क्या मायने हैं? विल ब्रेक डाउन एवरी सिंगल चेंज, ट्रैक्टर्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, सब कुछ। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में पड़ोसी देश नेपाल के पॉलिटिकल क्राइसिस, राजनीतिक संकट को समझेंगे। ये जेन-ज़ी प्रोटेस्ट्स क्या हैं, सोशल मीडिया बैन का क्या रोल था और इंडिया के लिए इसके स्ट्रेटेजिक, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस, आर्थिक निहितार्थ क्या हैं। ओपन बॉर्डर का क्या मतलब है ऐसी सिचुएशन में। Exactly. We'll also track the India-Iran-Armenia trilateral meeting, connectivity projects like INST International North-South Transport Corridor और चाबहार पोर्ट का क्या स्टेटस है और ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स, क्षेत्रीय भू-राजनीति में कैसे फिट होता है। साइंस एंड टेक में गूगल का AI पावर्ड सर्च अब हिंदी और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में आ रहा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे बदलेगा, एंड अ वेरी सेंसिटिव सोशल इशू, AI जनरेटेड कंटेंट और पर्सनालिटी राइट्स, व्यक्तित्व अधिकार का मामला ऐश्वर्या राय बच्चन के केस के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी लॉ को कैसे चैलेंज कर रही है। एंड देयर इज मोर। हिमाचल प्रदेश फ्लड्स पर पीएम का विजिट और रिलीफ पैकेज, कुलगाम एनकाउंटर और एनआईए रेड्स से जेएनके सिक्योरिटी अपडेट, गढ़चिरौली में माओइस्ट सरेंडर, कुडियाटम की कल्चरल सिग्निफिकेंस। बेसिकली वी आर कवरिंग द एंटायर स्पेक्ट्रम। हर टॉपिक को बैकग्राउंड से लेकर करंट स्टेटस, एनालिसिस, इम्प्लीकेशंस और यूपीएससी रेलेवेंस तक सब कुछ कवर करेंगे। वी विल इंश्योर कि एवरी एस्पिरेंट, चाहे वो प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पर हो, फील्स एम्पावर्ड आफ्टर दिस सेशन। एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज द वैल्यू पैक्ड इन हियर इज इमेंस। चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। राइट, तो द बिग न्यूज, श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के 15th वाइस प्रेसिडेंट, 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। ही वॉज द कैंडिडेट नॉमिनेटेड बाय द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाते हैं कि उन्हें 452 वोट्स के साथ एक कंफर्टेबल विक्ट्री मिली है। और ऑपोजिशन के कैंडिडेट कौन थे और उन्हें कितने वोट्स मिले, वोटर टर्नआउट कैसा रहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑपोजिशन का जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने जस्टिस रिटायर्ड बी सुदर्शन रेड्डी को फील किया था, जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं। उन्हें 300 वोट्स मिले और जो बात नोटेबल है वो है हाई वोटर टर्नआउट। 98% से ज्यादा एलिजिबल एमपीज ने अपना वोट डाला। ये दिखाता है एक्टिव पार्टिसिपेशन इस इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन में। टोटल 781 एलिजिबल वोटर्स थे, जिनमें से 767 ने वोट डाला। इसमें से 752 वैलिड थे, 15 इनवैलिड हो गए। 98% टर्नआउट तो जबरदस्त है। चलिए अब जरा इस पद की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को समझते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को देश का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस मानता है प्रेसिडेंट के बाद। आर्टिकल 63 संविधान का सिंपली कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ये सुनिश्चित करता है कि ये ऑफिस कभी खाली ना रहे और इसकी इंपॉर्टेंस बनी रहे। ओके, आर्टिकल 63 देयर शैल बी अ वीपी। अब इनके प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं? प्राइमरी रोल आता है आर्टिकल 64 से। ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यसभा। राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब है बाय वर्च्यू ऑफ द ऑफिस। मतलब जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा, सभापति होगा। उसे अलग से चेयरमैन चुनने की जरूरत नहीं। ये उनका मेन लेजिस्लेटिव फंक्शन है। गॉट इट। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट वाला रोल? वो आता है आर्टिकल 65 के अंडर। ये एक कंटिंजेंट फंक्शन, आकस्मिक कार्य है। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी होती है, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या किसी और वजह से, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता। सिमिलरली, अगर प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस डिस्चार्ज करने में असमर्थ हैं, मान लीजिए एब्सेंस, इलनेस या कोई और कारण, तो वीपी उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे जब तक प्रेसिडेंट ड्यूटीज रिज्यूम नहीं करते। कितनी ड्यूरेशन के लिए वीपी प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं वैकेंसी के केस में? अगर वैकेंसी है, जैसे डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, तो वीपी सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं। इन 6 मंथ्स के अंदर एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होना ही चाहिए फुल टर्म के लिए। ये यूएस सिस्टम से एक की डिफरेंस है, जहां वीपी बाकी बचे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाता है। इंडिया का सिस्टम हेड ऑफ स्टेट के लिए फ्रेश मैंडेट इंश्योर करता है। 6 मंथ्स मैक्सिमम। क्लियर डिफरेंस है यूएस से। अब जरा इलेक्शन प्रोसेस की बारीकियों में चलते हैं। आर्टिकल 66 इलेक्शन से डील करता है ना? कौन कंडक्ट कराता है और वोट कौन करता है? करेक्ट। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर बताता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव है। मतलब जनरल पब्लिक सीधे वोट नहीं करती, बल्कि वीपी को एक इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल इलेक्ट करता है। और ये इलेक्टोरल कॉलेज कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से ये कैसे डिफरेंट है? ये तो यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। हाँ, बिल्कुल क्रूशियल डिफरेंस है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा। और यहाँ की पॉइंट ये है, इसमें सभी मेंबर्स शामिल होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। लेट मी रिपीट, ऑल एमपीज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वीपी इलेक्शन में वोट करते हैं। ये प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज से अलग है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलएस के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली और पुडुचेरी जैसी यूटीज के भी। नॉमिनेटेड एमपीज और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एमएलसीज, प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते, लेकिन नॉमिनेटेड एमपीज वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं। जो 2025 इलेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें इस इलेक्टोरल कॉलेज की टोटल स्ट्रेंथ 781 एमपीज थी। ओके, सो वीपी इलेक्शन इक्वल्स ऑल एमपीज इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड ऑफ एलएस प्लस आरएस। प्रेसिडेंट इलेक्शन इक्वल्स इलेक्टेड एमपीज ऑफ एलएस प्लस आरएस प्लस इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट्स यूटीज। एकदम क्रिस्टल क्लियर। वोटिंग मेथड क्या है? जो वोटिंग सिस्टम यूज होता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ये वही सिस्टम है जो प्रेसिडेंट और राज्यसभा मेंबर्स के इलेक्शन के लिए यूज होता है। ये प्रेफरेंस वोट्स के बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वोटिंग सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान से होती है, जिससे वोटर की चॉइस कॉन्फिडेंशियल रहती है। पीआरएसटीवी और सीक्रेट बैलेट, क्या यहाँ पार्टी व्हिप लागू होता है? क्या एमपीज अपनी पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ वोट कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनली वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कोई पार्टी व्हिप लागू नहीं होता। थियोरेटिकली इसका मतलब है कि एमपीज अपनी इंडिविजुअल कॉन्शियंस के हिसाब से वोट करने के लिए फ्री हैं, पार्टी के डायरेक्टिव के बावजूद। हालांकि प्रैक्टिस में वोटिंग काफी हद तक पार्टी लाइंस पर ही होती है, पॉलिटिकल डिसिप्लिन की वजह से। लेकिन व्हिप न होने से क्रॉस वोटिंग, मतदान में पार्टी लाइन का उल्लंघन करना की पॉसिबिलिटी बनी रहती है, जहां कुछ एमपीज दूसरी पार्टी या अलायंस के कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। और इस बार भी हमने कुछ क्रॉस वोटिंग और अब्सटेंशंस देखे हैं ना? हाँ, डेटा यही बताता है कि करीब 13 एमपीज ने शायद इस इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग की है। इसके अलावा बीजू जनता दल, बीजेडी और भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस जैसी पार्टीज ने वोट करने से एब्सटेन, मतदान से दूर रहना किया।
ये एक्शंस क्रॉस वोटिंग और एब्सटेंशन अक्सर अंडरलाइंग पॉलिटिकल कैलकुलेशंस, रीजनल पार्टी स्ट्रैटेजीज या कभी-कभी इंटरनल पार्टी डिसेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सबटेक्स्ट है इसमें। चलिए वापस पावर्स और फंक्शंस पर आते हैं। राज्यसभा चेयरमैन और एक्टिंग प्रेसिडेंट तो पता है, चेयरमैन रोल को थोड़ा और इलैबोरेट कर सकते हैं। वीपी चेयरमैन के तौर पर करते क्या है एग्जैक्टली? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर वीपी का रोल अपर हाउस की फंक्शनिंग के लिए पिवटल है। वो हाउस की सिटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, ऑर्डर और डेकोरम, व्यवस्था और मर्यादा बनाए रखते हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करते हैं और पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर पर डिसाइड करते हैं। वो मेंबर्स को बोलने के लिए फ्लोर देते हैं, डिबेट्स रेगुलेट करते हैं और क्वेश्चंस को वोट के लिए रखते हैं। अगर किसी मैटर पर वोट्स टाई हो जाते हैं तो चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत यूज करके डेडलॉक ब्रेक करते हैं। उनकी रूलिंग्स हाउस पर बाइंडिंग होती हैं। एसेंशियली राज्यसभा में उनकी पावर्स और फंक्शंस लोकसभा की स्पीकर के समान हैं। ये रोल अपर हाउस में लेजिस्लेटिव बिजनेस के स्मूथ कंडक्ट को इंश्योर करता है, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बहुत सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव रोल है। और जब एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं, जब वीपी आर्टिकल 65 के तहत प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं, तो वे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सभी पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां अज्यूम कर लेते हैं। वे हेड ऑफ स्टेट के सभी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। हालांकि जिस पीरियड में वीपी प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करते हैं या प्रेसिडेंट के फंक्शंस डिस्चार्ज करते हैं, उस दौरान वे राज्यसभा के चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करते। उस समय चेयरमैन की ड्यूटीज राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। ओके, ये हायरार्की और एक्टिंग रोल की टेम्पररी नेचर को क्लैरिफाई करता है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। इन सब का की टेकअवे या एनालिसिस क्या है? आप पर फोकस्ड है। एक्टिंग प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव रोल सेकेंडरी और टेम्पररी है। ये इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। यूएस जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स के कंट्रास्ट में, जहां वीपी का एक ज्यादा डिफाइंड एग्जीक्यूटिव बैकअप रोल होता है। सेकंड, इलेक्शन प्रोसेस और रिजल्ट्स पार्लियामेंट में प्रिवेलिंग पॉलिटिकल अरिथमेटिक का बरोमीटर है। 2025 का रिजल्ट एनडीए की स्ट्रेंथ को रीअफर्म करता है। बीजेडी और बीआरएस जैसी पार्टीज का एब्सटेंशन रीजनल प्लेयर्स की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग दिखाता है। क्रॉस वोटिंग हालांकि छोटी है, अंडरलाइंग डायनामिक्स पर हिंट करती है। थर्ड, यूपीएससी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 63 to 66, इलेक्टोरल कॉलेज की कंपोजिशन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से की डिफरेंस, वोटिंग सिस्टम, पीआरएस-टीवी और ड्यूअल फंक्शंस, चेयरमैन आरएस, एक्टिंग प्रेसिडेंट समझना क्रिटिकल है। प्रीलिम्स और मेंस, जीएस पेपर 2, पॉलिटी दोनों के लिए क्वेश्चंस अक्सर इन न्यूएंसेस को टेस्ट करते हैं। एक्सीलेंट ब्रेकडाउन। इलेक्शन मैकेनिक्स से लेकर पॉलिटिकल सिग्नलिंग तक वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अब पॉलिटी एंड गवर्नेंस में ही रहते हुए अगले बड़े मुद्दे पर चलते हैं जो कोर्ट्स में गरमाया हुआ है, गवर्नर की बिल्स पर असेंट देने की पावर। हाँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल टसल है जिसके फेडरलिज्म के लिए मेजर इम्प्लीकेशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ, जिसे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हेड कर रहे हैं, फिलहाल एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रही है जो आर्टिकल 143 के तहत किया गया है। कोर क्वेश्चन बहुत गहरा है। क्या जुडिशरी, गवर्नर या प्रेसिडेंट भी के लिए लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल पर असेंट, सहमति देने का फैसला करने के लिए टाइम लिमिट सेट कर सकती है? आर्टिकल 143 रेफरेंस ये तब होता है जब प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन मांगते हैं किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट पर। ये मुद्दा इस स्टेज तक क्यों पहुंचा? कोई फ्रिक्शन जरूर हो रही होगी। प्रिसाइसली, ये मुद्दा इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर के ऑफिस, जो सेंटर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, के बीच फ्रिक्शन, टकराव का एक मेजर पॉइंट बन गया है कई स्टेट्स में, खासकर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में। कंट्रोवर्सी घूम रही है आर्टिकल 200 के इर्द-गिर्द, जो गवर्नर के पास अवेलेबल ऑप्शंस आउटलाइन करता है जब स्टेट लेजिस्लेचर से बिल पास होकर उनके पास आता है। चलिए आर्टिकल 200 को ब्रेक डाउन करते हैं। वो ऑप्शंस क्या हैं फिर से? आर्टिकल 200 गवर्नर को 4 डिस्टिंक्ट कोर्सेज ऑफ एक्शन देता है। 1. ग्रांट असेंट, वो बिल को असेंट दे सकते हैं जिसके बाद वो एक्ट बन जाता है। 2. विथहोल्ड असेंट, वो बिल पर असेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तब बिल एक्ट नहीं बनता। 3. रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, वो बिल को अगर मनी बिल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस को वापस भेज सकते हैं बिल या स्पेसिफिक प्रोविजंस पर पुनर्विचार के रिक्वेस्ट के साथ।
अगर लेजिस्लेचर बिल को दोबारा पास कर देता है, अमेंडमेंट्स के साथ या बिना, और गवर्नर को वापस प्रेजेंट करता है, तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ेगा। वो दूसरी बार विथहोल्ड नहीं कर सकते। 4. रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। वो बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर सकते हैं। ये कुछ केसेस में मैंडेटरी है, जैसे अगर बिल हाईकोर्ट की पावर्स को कम करता है, और दूसरों में डिस्क्रिशनरी। पेपर पर तो काफी क्लियर लगता है। तो फिर वो एज सून एज पॉसिबल वाला फ्रेज कहाँ फिट होता है और वो प्रॉब्लमैटिक क्यों है? प्रॉब्लम है आर्टिकल 200 के फर्स्ट प्रोवाइजो में, जो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करने से डील करता है। इसमें लिखा है कि गवर्नर मे एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल। कॉन्स्टिट्यूशन ने एज सून एज पॉसिबल यथाशीघ्र फ्रेज यूज किया है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं किया। इसी डिफाइंड डेडलाइन की कमी इशू का क्रक्स बन गई है। ये एम्बिग्यूटी, तो मतलब गवर्नर्स बस बिल्स पर इंडेफिनेटली बैठे रहते हैं? यही एलिगेशन है कई स्टेट गवर्नमेंट्स का। उनका तर्क है कि कुछ गवर्नर्स इस एम्बिग्यूटी का इस्तेमाल करके उन बिल्स पर एक्शन इनडेफिनेटली डिले कर रहे हैं जिनसे वो पॉलिटिकली सहमत नहीं है। ना असेंट देकर, ना विथहोल्ड करके, ना रिटर्न करके, ना रिजर्व करके वो इफेक्टिवली लेजिस्लेशन के लिए एक लिम्बो की स्थिति बना देते हैं। इसे स्टेल्थ पॉकेट वीटो कहा जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली गवर्नर को ग्रांट नहीं करता, अनलाइक द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 111। ये इनएक्शन एक पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव एजेंडा को स्टॉल कर सकता है। तो स्टेट्स कोर्ट में एक डिफाइंड टाइमलाइन के लिए आर्ग्यू कर रहे हैं। स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? हाँ, इन्वॉल्व स्टेट्स ने स्ट्रॉन्ग केसेस रखे। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातर, जो पंजाब के लिए अपीयर हुए, उन्होंने फोर्सफुली आर्ग्यू किया कि सुप्रीम कोर्ट को फिक्स टाइमलाइंस शायद 3 या 6 मंथ्स इंपोज करनी चाहिए गवर्नर के एक्शन के लिए। उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ग्रुएंस, क्लैरिटी एंड सर्टेनिटी के लिए जरूरी है। दाता ने यह भी आर्ग्यू किया कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्टर बनकर बिल की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जज नहीं कर सकता। वो जुडिशरी का काम है। फर्दरमोर, उन्होंने असर्ट किया कि गवर्नर असेंट विथहोल्ड करने के लिए बिल रिटर्न किए बिना नहीं रह सकता। अगर असेंट डिनाई किया जाता है तो बिल रिटर्न होना चाहिए, अनलेस प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया हो। सीनियर एडवोकेट के.वी. सुब्रमण्यन, जो कर्नाटका को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ने एम्फसाइज किया कि गवर्नर्स इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में मेरली टाइटलर हेड्स, नाम मात्र प्रमुख हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस, सहायता और सलाह से बंधे हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जहां कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर की सैटिस्फैक्शन मेंशन करता है, उसका मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट की सैटिस्फैक्शन है, गवर्नर का पर्सनल डिस्क्रेशन नहीं। और यूनियन गवर्नमेंट का लाइकली स्टैंस क्या है, ये देखते हुए कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। रेफरेंस खुद ही यूनियन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव सजेस्ट करता है, जो लाइकली स्टेटस को मेंटेन करने की तरफ झुका हुआ है। आर्ग्यूमेंट अक्सर ये दिया जाता है कि जुडिशरी को डेडलाइन सेट करके लेजिस्लेट नहीं करना चाहिए जहां कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। ये भी आर्ग्यू किया जाता है कि आर्टिकल 200 के तहत असेंट विथहोल्ड करने की पावर में डिस्क्रेशन का एलिमेंट निहित है। अनक्वालिफाइड डिस्क्रेशन, अप्रतिबंधित विवेक, गवर्नर के पास, जो हेस्टी या पोटेंशियली अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट लेजिस्लेशन पर चेक का काम करता है। स्टेट्स नेचुरली इस इंटरप्रिटेशन का जोरदार विरोध करते हैं, ये आर्ग्यू करते हुए कि ये लोगों की लेजिस्लेटिव विल को अंडरमाइन करता है। ये तो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी और गुबर्नेटोरियल ओवरसाइट के बीच फंडामेंटल क्लैश है। यूपीएससी स्टैंड पॉइंट से ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये केस इंडियन फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स के हार्ट में जाता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ये रिकरिंग एक्यूजेशन हाईलाइट करता है कि गवर्नर का ऑफिस कभी-कभी सेंटर में रूलिंग पार्टी द्वारा पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रे एरियाज। ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट में एम्बिग्विटीज कैसे एक्सप्लॉइट की जा सकती हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फ्रेमर्स का इंटेंट शायद प्रॉम्प्ट एक्शन का था, बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोप्राइटी, संवैधानिक औचित्य और कन्वेंशन, परंपरा, ना कि इनडेफिनेट डिले। फेडरल टेंशंस। ये इंडिया के क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर में इनहेरेंट टेंशन रिफ्लेक्ट करता है। पॉपुलर सॉवरेंटी रिप्रेजेंट करने वाली इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे गवर्नर के बीच। स्टेट्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे जोर दे रहे हैं, जबकि सेंटर इम्प्लिसिटली गवर्नर के रोल को एक नेसेसरी चेक के तौर पर देख सकता है। रोल ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लैंडमार्क होगा। अगर ये टाइमलाइन सेट करता है तो इसे कुछ लोग जुडिशियल ओवररीच मान सकते हैं, लेकिन दूसरे इसे लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग अपहोल्ड करने के लिए नेसेसरी इंटरवेंशन मानेंगे। अगर ये रिफ्रेन करता है तो पोटेंशियल डेडलॉक का स्टेटस को जारी रहेगा। वर्डिक्ट यूनियन स्टेट रिलेशंस और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
सरकारी संघवाद के प्रैक्टिकल वर्किंग को सिग्निफिकेंटली शेप करेगा। जीएस पेपर 2 पॉलिटी, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के लिए ये एब्सोल्युटली वाइटल है। वाकई एक लैंडमार्क केस है। फाइनल जजमेंट को क्लोजली ट्रैक करना होगा। पॉलिटी में ही इलेक्शन से रिलेटेड एक और कोर्ट इंटरवेंशन है, इस बार आधार को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) को निर्देश दिया है आधार कार्ड्स की यूज के बारे में बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में। कोर्ट ने ईसीआई को ऑर्डर दिया है कि आधार को आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए 12th वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए रिवीजन प्रोसेस के दौरान। कोर्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ? आधार और वोटर रोल्स का इश्यू क्या था? कोर्ट राष्ट्रीय जनता दल जैसी पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा फाइल की गई पिटीशन सुन रहा था। उन्होंने बिहार में ईसीआई के एसआईआर प्रोसीजर्स की कुछ एस्पेक्ट्स को चैलेंज किया था। एक मेजर कंटेंशन पॉइंट था ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल से 6.5 लाख से ज्यादा नेम्स को डिलीट करने का प्रपोजल, जिससे जेन्युइन वोटर्स के पोटेंशियल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, मताधिकार से वंचित होने की चिंता बढ़ गई थी। पिटिशनर्स का तर्क था कि ईसीआई की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, जिनमें आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 11 एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड थे, लेकिन आधार को स्टैंडअलोन प्रूफ के तौर पर एक्सप्लिसिटली इंक्लूड नहीं किया गया था, कंफ्यूजन पैदा कर रही थी और कई सिटीजन्स, स्पेशली गरीबों और वंचितों के लिए हर्डल्स खड़ी कर रही थी, जो प्राइमरीली आधार पर रिलाई करते हैं। तो कोर्ट ने एसेंशियली कहा कि ईसीआई को आधार एक्सेप्ट करना होगा। क्या इसका मतलब है कि आधार अब वोटिंग के लिए सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं, और ये जजमेंट की सबसे क्रिटिकल न्यूआंस बारीकी है। बेंच, जिसमें जस्टिसेस सूर्यकांत और जॉय मालिया बागची शामिल थे, ने 2 की पॉइंट्स बहुत क्लियर किए। 1, आधार मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर आइडेंटिटी। आधार एक्ट 2016 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के प्रोविजन साइट करते हुए कोर्ट ने रूल किया कि आधार को आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट्स में से एक के रूप में एक्सेप्ट करना होगा। ईसीआई को इस इफेक्ट के लिए इमीडिएट नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया गया। 2, आधार इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कोर्ट ने जोर देकर रीआइटरेट किया कि आधार सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने एक्नॉलेज किया कि इंडिया में स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहने वाले नॉन सिटीजन्स भी आधार नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। देयरफॉर, जबकि आधार वेरीफाई कर सकता है कि आप कौन हैं, ये आपके वोट करने के अधिकार को कंफर्म नहीं करता, जो इंडियन सिटीजन्स तक रिस्ट्रिक्टेड है। फंडामेंटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन सिटीजनशिप ही रहता है। 3, ईसीआई कैन वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि ईसीआई के पास प्रेजेंट किए गए आधार नंबर की ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस वेरीफाई करने की पावर रिटेन है, ताकि नॉन सिटीजन्स द्वारा इलेक्टोरल रोल पर आने के लिए इसका मिसयूज रोका जा सके। ये एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है, आइडेंटिटी वर्सेस सिटीजनशिप। इस रूलिंग के प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? ये रूलिंग एक प्रैग्मेटिक व्यवहारिक बैलेंसिंग एक्ट है। एनहांसिंग इंक्लूजन आधार को अलाउ करके कोर्ट ने इसकी वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी को रिकग्नाइज किया, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस के बीच जिनके पास दूसरे स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट, लैंड डीड्स एटसेट्रा नहीं हो सकते हैं। आधार रिफ्यूज करने से कई जेन्युइन सिटीजन्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक्सक्लूड हो सकते थे। मेंटेनिंग इलेक्टोरल रोल इंटीग्रिटी, आइडेंटिटी को सिटीजनशिप से स्ट्रांगली डीकपल करके कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अपहोल्ड किया कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही वोटर्स हो सकते हैं। इसने इलेक्टोरल लॉज के पोटेंशियल डाइल्यूशन को रोका। लेवरेजिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एग्जिस्टिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधार के यूज को एफिशिएंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए प्रमोट करता है, जबकि सिटीजनशिप स्टेटस डिटरमिन करने के लिए इसके मिसयूज के खिलाफ सेफगार्ड करता है। एड्रेसिंग ट्रस्ट डेफिसिट, कोर्ट ने हियरिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज और ईसीआई के बीच हाईलाइट हुए ट्रस्ट इशू को एक्नॉलेज किया। इलेक्शन से कंसर्न प्रोसीजरल डिस्प्यूट्स में जुडिशरी के न्यूट्रल आर्बिटर के रोल को अंडरस्कोर करते हुए। एड्रेसिंग ट्रस्ट डेफिसिट, यूपीएससी के लिए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रोल ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू वोटिंग और डिजिटल गवर्नेंस के तहत आता है। इंक्लूजन और इंटेग्रिटी को बैलेंस करना कोर्ट ने ये फाइन लाइन वॉक की है। कोर्ट्स और इलेक्शन से हटकर गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी पर आते हैं। संचार साथी पोर्टल की बात करते हैं। पीआईबी ने इसके फीचर्स हाईलाइट किए हैं। हाँ, संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का एक सिग्निफिकेंट सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव, नागरिक केंद्रित पहल है। इसका एम मोबाइल फोन यूजर्स को एम्पावर करना और टेलीकॉम इकोसिस्टम में उनकी सिक्योरिटी एनहांस करना है। ऐसे पोर्टल की जरूरत क्यों है? रिस्क्स क्या हैं?
इंडिया का टेलीकॉम यूजर बेस दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, 1.1 बिलियन सब्सक्राइबर से ज्यादा। ये कनेक्टिविटी जितनी एम्पावरिंग है, उतनी ही सिटीजन्स को न्यूमरस साइबर थ्रेट्स के लिए एक्सपोज भी करती है। फोन्स के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स, फेक डॉक्यूमेंट्स पर लिए गए सिम कार्ड से आइडेंटिटी थेफ्ट, हरासमेंट और तरह तरह के ऑनलाइन स्कैम्स। हमने साइबर क्राइम इंसिडेंट नंबर्स देखे ही 2023 में 1.59 मिलियन से बढ़कर 2024 में 2.04 मिलियन हो गए। यूजर्स को प्रोटेक्ट करना पैरामाउंट है। तो संचार साथी कैसे हेल्प करता है? एक सिटीजन इस पोर्टल पर एक्चुअली कर क्या सकता है? ये पोर्टल यूजर्स के लिए कई यूजफुल टूल्स कंसोलिडेट करता है। 1. चक्षु। चक्षु मतलब आय। ये फीचर सिटीजन्स को प्रोएक्टिवली फ्रॉडुलेंट या सस्पिशियस कम्युनिकेशंस रिपोर्ट करने देता है। अगर आपको कोई कॉल, एसएमएस या व्हाट्सएप मैसेज आता है जो केवाईसी अपडेट मांग रहा है, लॉटरी जीतने का दावा कर रहा है, डिजिटल अरेस्ट की धमकी दे रहा है या कोई और सस्पेक्टेड स्कैम है, तो आप उसे चक्षु के जरिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ये अथॉरिटीज को मलिशियस एक्टर्स ट्रैक और ब्लॉक करने में हेल्प करता है। 2. ब्लॉक योर स्टोलन लॉस्ट मोबाइल। अगर आपका मोबाइल फोन खो गया है या चोरी हो गया है, तो आप इस मॉड्यूल का यूज करके उसका IMEI नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक होने के बाद वो डिवाइस किसी भी इंडियन मोबाइल नेटवर्क पर अनयूजेबल हो जाता है, जिससे थेफ्ट डिटर होता है और आपके डेटा का मिसयूज प्रिवेंट होता है। 3. नो योर मोबाइल कनेक्शंस, KYM। यह आपको चेक करने देता है कि आपके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का यूज करके आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस, सिम कार्ड्स रजिस्टर्ड हैं। अगर आपको लिस्ट में कोई ऐसा कनेक्शन मिलता है जो आपने नहीं लिया या ऑथोराइज नहीं किया, तो आप उसे सीधे पोर्टल के जरिए डीएक्टिवेशन के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी थेफ्ट प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। 4. वेरीफाइड डिवाइस जेन्युइननेस यूजिंग CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। नया या यूज्ड मोबाइल फोन खरीदने से पहले आप पोर्टल पर उसका IMEI नंबर एंटर करके चेक कर सकते हैं कि डिवाइस जेन्युइन है या स्टोलन, डुप्लीकेट या काउंटरफीट तो रिपोर्टेड नहीं है। ये कंज्यूमर्स को इलिसिट डिवाइसेस खरीदने से प्रोटेक्ट करता है। वाओ, ये तो सच में प्रैक्टिकल टूल्स है। गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से संचार साथी की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? में एक शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है, सिटीजन एम्पावरमेंट एंड जन भागीदारी। ये सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेशन से आगे बढ़कर सिटीजन्स को टेलीकॉम स्पेस सिक्योर करने में एक्टिवली इन्वॉल्व करता है, जन भागीदारी करता है। चक्षु फॉर इंस्टेंस मिलियंस ऑफ यूजर्स को फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए पोटेंशियल सेंसर्स में बदल देता है, एक क्राउडसोर्स्ड सिक्योरिटी नेटवर्क बनाता है, एनहांसिंग नेशनल सिक्योरिटी। क्रिमिनल्स और एंटी नेशनल एलिमेंट्स के लिए फेक आइडेंटिटीज पर सिम कार्ड्स ऑब्टेन करना और यूज करना मुश्किल बनाकर और स्टोलन डिवाइसेस ब्लॉक करके पोर्टल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हेल्प करता है और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करता है। बिल्डिंग डिजिटल ट्रस्ट। डिजिटल इंडिया के सक्सीड होने के लिए यूजर्स को डिजिटल इकोसिस्टम पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। संचार साथी सेफ्टी और रिड्रेसल के लिए टूल्स प्रोवाइड करके इस ट्रस्ट को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूट करता है। डिजिटल सर्विसेज का वाइडर अडॉप्शन एनकरेज करता है। सिनर्जी विथ लीगल फ्रेमवर्क्स। ये IT एक्ट 2000 जैसे एग्जिस्टिंग लॉज के एम्बिट में ऑपरेट करता है और यूजर कंसेंट और डेटा सिक्योरिटी के रिगार्ड में नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी लेवरेज करता है, इंक्लूडिंग AI बेस्ड सिस्टम्स इन द बैकग्राउंड, जैसे ASTR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकग्निशन पावर्ड सोल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस डिटेक्ट और फ्लैग करने के लिए। तो ये सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है जो सिटीजन्स, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करती है। ये गुड गवर्नेंस पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है? ये डिजिटल एज में गुड गवर्नेंस इन एक्शन का प्राइम एग्जाम्पल है। ये प्रिंसिपल्स इम्बॉडी करता है, जैसे पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स को डायरेक्टली इन्वॉल्व करना, ट्रांसपेरेंसी, यूजर्स को उनके नाम पर कनेक्शंस देखने देना, रिस्पॉन्सिवनेस, लॉस्ट फोन्स या फ्रॉड जैसे इश्यूज एड्रेस करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करना, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, बेटर आउटकम्स के लिए टेक्नोलॉजी, AI, IMEI डेटाबेस यूज करना, अकाउंटेबिलिटी, मिसयूज ट्रैक करना और इश्यूज रिपोर्ट करना आसान बनाना। अकाउंटेबिलिटी ये टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्योरली टॉप डाउन रेगुलेशन से एक ज्यादा कोलैबोरेटिव, प्रोएक्टिव और यूजर सेंट्रिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तरफ मूव सिग्निफाई करता है। Relevant for UPSC topics like e-governance, cyber security, citizen charters and role of technology in governance, GS paper 2 and 3. फैंटास्टिक इनिशिएटिव। ओके, चलिए अब गियर्स शिफ्ट करते हैं और इकोनॉमी की रेल में एंटर करते हैं।
56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग कुछ मेजर चेंजेस लाई है, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। इसे डाइसेक्ट करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पर फोकस को। इंडीड, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की 56th मीटिंग ने सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स लाए हैं, पर्टिकुलरली टैक्स स्ट्रक्चर रैशनलाइज करने और की सेक्टर्स को रिलीफ प्रोवाइड करने के एम से एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज पर नोटेबल फोकस के साथ। इन चेंजेस को रिजीम सिंप्लीफाई करने और कुछ लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज एड्रेस करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। चेंजेस में जाने से पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर, कृषि क्षेत्र, कौन से स्पेसिफिक जीएसटी रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहा था? एग्रीकल्चर इंडिया की लगभग 60% पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करने वाला बैकबोन होने के बावजूद प्रीवियस जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत कई हर्डल्स फेस कर रहा था। की इश्यूज थे हाई इनपुट कॉस्ट्स, कई एसेंशियल एग्रीकल्चरल इनपुट्स स्पेशली फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट पर रिलेटिवली हाई जीएसटी रेट्स जैसे 12% और 18% लगते थे, जिससे फार्मर्स के लिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, खेती की लागत बढ़ जाती थी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आईडीएस ऑन फर्टिलाइजर्स, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल अनोमली थी। फर्टिलाइजर्स खुद 5% पर टैक्स होते थे, लेकिन उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी की रॉ मटेरियल्स जैसे अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड हायर रेट टिपिकली 18% पर टैक्स होते थे। ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर का मतलब था कि मैन्युफैक्चरर्स इनपुट्स पर आउटपुट से ज्यादा टैक्स पे करते थे। इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट होता था, उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता था और कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होती थी। ओके, हाई इनपुट कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स पर वो ट्रिकी आईडीएस, जीएसटी काउंसिल ने इन्हें जीएसटी 2.0 में कैसे एड्रेस किया है? काउंसिल ने टारगेटेड रेट रिडक्शंस और करेक्शंस की एक सीरीज अनाउंस की है। बूस्टिंग फार्म मैकेनाइजेशन, कृषि यंत्रीकरण, मॉडर्न फार्मिंग को अफोर्डेबल बनाने के लिए ट्रैक्टर्स, इंजन कैपेसिटी अप टू 1800 सीसी और उनके स्पेसिफिक पार्ट्स पर अब यूनिफॉर्म 5% जीएसटी रेट लगेगा। ये अर्लियर 12% और 18% रेट से सिग्निफिकेंट रिडक्शन है। लेट मी रिपीट, ट्रैक्टर्स अप टू 1800 सीसी और पार्ट्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। सपोर्टिंग इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, सिंचाई और कटाई। सपोर्टिंग इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, सिंचाई और कटाई एसेंशियल इक्विपमेंट जैसे इरिगेशन के लिए यूज होने वाले डीजल इंजन्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स, एग्रीकल्चरल स्प्रिंकलर्स और मैकेनिकल स्प्रेयर्स, साथ ही हार्वेस्टिंग मशीनरी जैसे थ्रेशर्स पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। करेक्टिंग फर्टिलाइजर आईडीएस, ये एक मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। करेक्टिंग फर्टिलाइजर आईडीएस फर्टिलाइजर्स के की रॉ मटेरियल्स नेमली अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड पर जीएसटी रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। से मैन्युफैक्चरर्स के लिए कैश फ्लो ईज होना चाहिए और पोटेंशियली फर्टिलाइजर प्राइसेस स्टेबल या लोअर हो सकते हैं। प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एनकरेज करने के लिए बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। यह गवर्नमेंट के नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ पुश के साथ अलाइन करता है। सपोर्टिंग फूड प्रोसेसिंग एंड अलाइड सेक्टर्स वैल्यू एडिशन बूस्ट करने और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस करने के लिए कई आइटम्स पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है। इसमें प्रिपेयर्ड और प्रिजर्व्ड फ्रूट्स, नट्स एंड वेजिटेबल्स, बटर, घी, चीज, मिल्क कैन्स और प्रिजर्व्ड फिश शामिल हैं। ये डेयरी, एक्वाकल्चर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बेनिफिट करता है। रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स लागत, कमर्शियल गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ट्रक्स एंड लॉरीज पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका एम ट्रांसपोर्टर्स के लिए कैपिटल कॉस्ट रिड्यूस करना और कॉन्सिक्वेंटली गुड्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मूव करने का ओवरऑल फ्रेट कॉस्ट, माल ढुलाई लागत कम करना है। वाओ, ये तो रिडक्शंस की कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। ट्रैक्टर्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स, बायोपेस्टिसाइड्स, फूड प्रोसेसिंग, यहाँ तक कि ट्रक्स, सब पर रेट कट्स दिख रहे हैं, ज्यादातर 5% या 18% तक। ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या ये सिर्फ लोअर प्राइसेस के बारे में? ये सिर्फ पोटेंशियल प्राइस रिडक्शन से कहीं ज्यादा है। ये पैकेज टैक्स पॉलिसी का स्ट्रेटेजिक यूज रिफ्लेक्ट करता है। बूस्टिंग फार्म इनकम, की इनपुट्स, मशीनरी, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट डायरेक्टली रिड्यूस करके रिफॉर्म्स का एम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करना और फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना है। डबलिंग फार्मर्स इनकम, किसानों की आय दोगुनी करना के गोल में कंट्रीब्यूट करते हुए। कंट्रोलिंग फूड इन्फ्लेशन, इनपुट्स, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स पर टैक्सेस लोअर करने से मीडियम टर्म में फूड इन्फ्लेशन, खाद्य मुद्रास्फीति मॉडरेट करने में हेल्प मिल सकती है।
एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इश्यूज। फर्टिलाइजर्स में आईडीएस का करेक्शन एक सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है जो टैक्स सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बिजनेस ऑपरेशंस ईज करता है। प्रोमोटिंग नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बायोपेस्टिसाइड्स पर जीएसटी लोअर करना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इंसेंटिवाइज करता है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के साथ अलाइन करते हुए। फूड प्रोसेसिंग पर टैक्स रिड्यूस करना डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एनकरेज करके आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव सपोर्ट करता है। टारगेटेड फिस्कल इंटरवेंशन, ये अक्रॉस द बोर्ड कट्स नहीं है बल्कि स्पेसिफिक सेक्टर्स और ऑब्जेक्टिव्स, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी पर एम्ड टारगेटेड इंटरवेंशंस हैं। ये दिखाता है कि टैक्स पॉलिसी को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन से परे स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक गोल्स के लिए टूल के रूप में व्हील किया जा रहा है। टारगेटेड फिस्कल इंटरवेंशन यूपीएससी इकोनॉमी जीएस पेपर 3 के लिए ये जीएसटी, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट बजटिंग, फिस्कल पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग जैसे टॉपिक्स के तहत वाइटल है। टैक्स पॉलिसी एक स्ट्रेटेजिक लेयर के रूप में बिल्कुल क्लियर, इकोनॉमी में ही रहते हुए इंडिया के एक्सपोर्ट एम्बिशंस और ईसीजीसी के रोल को देखते हैं। उनकी एजीएम हुई हाल ही में। हाँ, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ईसीजीसी ने 9 सितंबर को अपनी 67th एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड की, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट करते हुए। ईसीजीसी इंडिया के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम में एक क्रूशल, हालांकि अक्सर बिहाइंड द सीन्स रोल प्ले करता है। हमें याद दिलाइए, ईसीजीसी एग्जैक्टली करता क्या है, ये एक्सपोर्टर्स की हेल्प कैसे करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1957 में एस्टैब्लिश की गई ईसीजीसी देश की प्रीमियर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस एजेंसी है। इसका प्राइमरी मैंडेट इंडिया के एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना है, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करके। ये मेनली 2 तरीकों से करता है। 1. इंश्योरेंस फॉर एक्सपोर्टर्स। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफर करता है जो उन्हें ओवरसीज बायर्स द्वारा नॉन पेमेंट के रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। ये रिस्क कमर्शियल हो सकते हैं, जैसे बायर का बैंकरप्ट हो जाना या डिफॉल्ट करना, या पॉलिटिकल, जैसे वॉर, बायर के कंट्री द्वारा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करना, या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर में इश्यूज। ये इंश्योरेंस एक्सपोर्टर्स को नए मार्केट्स में वेंचर करने या नए बायर से डील करने का कॉन्फिडेंस देता है। 2. गारंटीज टू बैंक्स। ईसीजीसी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को गारंटीज प्रोवाइड करता है जो एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज जैसे पैकिंग क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस ऑफर करते हैं। अगर एक्सपोर्टर ओवरसीज बायर द्वारा नॉन पेमेंट या दूसरे स्पेसिफाइड रिस्क के कारण लोन पर डिफॉल्ट करता है तो ईसीजीसी बैंक को लॉस के एक सर्टेन परसेंटेज तक कॉम्पेंसेट करता है। ये बैंक्स को एक्सपोर्टर्स, स्पेशली एमएसएमईज को ज्यादा रेडीली और शायद बेटर टर्म्स पर लेंड करने के लिए एनकरेज करता है। तो ये बेसिकली एक्सपोर्टर्स और उनके बैंक्स दोनों के लिए एक्सपोर्ट्स डी रिस्क करते हैं। FY 24-25 में उनके परफॉर्मेंस के हाइलाइट्स क्या थे और वे कौन से नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं? परफॉर्मेंस वाकई स्ट्रांग था। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट सपोर्ट। ईसीजीसी ने साल के दौरान रिकॉर्ड 8,555 लाख करोड़ यानी 8.55 लाख करोड़ रुपीस के इंडियन एक्सपोर्ट सपोर्ट किए, प्रीवियस ईयर के मुकाबले 17% की सिग्निफिकेंट ग्रोथ मार्क करते हुए। ये पोटेंशियली अनसर्टन ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट में एक्सपोर्टर्स की ईसीजीसी कवर पर इंक्रीजिंग रिलायंस इंडिकेट करता है। हाईएस्ट एवर प्रीमियम इनकम। कॉर्पोरेशन ने अपना हाईएस्ट एवर ग्रॉस प्रीमियम इनकम 1366.53 करोड़ रुपीस कलेक्ट किया। स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एमएसएमईज। ईसीजीसी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एमएसएमईज पर अपना फोकस जारी रखे हुए है जो उसके कस्टमर बेस का बल्क फॉर्म करते हैं। नोटेबली ये स्पेसिफिक स्कीम्स के तहत स्मॉल एक्सपोर्टर्स को लेंड करने वाले बैंक्स को एनहांस्ड इंश्योरेंस कवर अप टू 90% प्रोवाइड करता है, उनके लिए ईजियर क्रेडिट एक्सेस फैसिलिटेट करते हुए। अडेप्टिंग टू ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस। ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शंस और राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म द्वारा पोज किए गए चैलेंजेस रिकॉग्नाइज करते हुए ईसीजीसी ने एक्सपोर्टर्स को अपने मार्केट्स डाइवर्सिफाई करने में सपोर्ट करने के लिए नए मेजर्स अनाउंस किए। इसमें पोटेंशियली हाई ग्रोथ रीजन्स जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज के लिए अंडरराइटिंग प्रैक्टिसेस का स्ट्रेटेजिक रिव्यू शामिल है, इन मार्केट्स में इंडियन एंट्री फैसिलिटेट करने के एम से। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। एफिशिएंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने के लिए ईसीजीसी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। एक रिवैम्प्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहा है और सीमलेस ऑनलाइन सर्विसेज के लिए एक नया क्लाइंट पोर्टल लॉन्च कर रहा है। 17% ग्रोथ एक्सपोर्ट सपोर्टेड में सब्सटैंशियल है। यहाँ ब्रॉडर एनालिसिस क्या है?
क्या ईसीजीसी सिर्फ एक इंश्योरर है या बड़ा रोल प्ले कर रहा है? एनालिसिस सजेस्ट करता है कि ईसीजीसी एक पैसिव रिस्क इंश्योरर होने से इवॉल्व हो रहा है। ये इंक्रीजिंगली इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स का एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक इनेबलर, सक्रिय रणनीतिक प्रवर्तक बन रहा है। स्ट्रेटेजिक इनेबलर आज के वॉलेटाइल ग्लोबल एनवायरनमेंट, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सप्लाई चेन रिस्क्स में ईसीजीसी का रोल और भी क्रिटिकल हो जाता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के मार्केट्स के लिए स्ट्रेटेजिकली रिव्यू करके और पोटेंशियली कवर एनहांस करके ये एक्टिवली इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली एमएसएमईज को ट्रेडिशनल मार्केट से डाइवर्सिफाई करने और फोकस अफ्रीका पॉलिसी जैसी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के साथ अलाइन करने के लिए एनकरेज कर रहा है। ये गवर्नमेंट बैक्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। लेवरेजिंग कैपिटल इन्फ्यूजन। गवर्नमेंट ने पहले ईसीजीसी में 5 इयर्स में 4,400 करोड़ रुपीस का सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्फ्यूजन अप्रूव किया था। ये फाइनेंशियल बैकिंग ईसीजीसी की अंडरराइटिंग कैपेसिटी, बीमा करने की क्षमता स्ट्रेंथन करती है, उसे लार्जर वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स सपोर्ट करने और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन से एसोसिएटेड पोटेंशियली हायर रिस्क्स लेने देती है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ईसीजीसी को एक्सपोर्ट टारगेट्स अचीव करने और एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट करने, पर्टिकुलरली एमएसएमई सेक्टर में, के लिए क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट मानती है। अडैप्टिंग टू नीड्स, एमएसएमईज और डिजिटलाइजेशन पर फोकस एक्सपोर्ट कम्युनिटी की नीड्स के प्रति रिस्पॉन्सिवनेस रिफ्लेक्ट करता है। अडैप्टिंग टू नीड्स एसेंशियली ईसीजीसी मेयरली पेमेंट डिफॉल्ट्स पर रिएक्ट करने से एक्टिवली इंडिया की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी शेप करने की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, टारगेटेड मार्केट्स और सेक्टर्स में रिस्क्स मिटिगेट करके। इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी इकोनॉमी जीएस पेपर 3 अंडर इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एमएसएमईज। ईसीजीसी सेफ्टी नेट से स्ट्रेटेजिक स्प्रिंग बोर्ड बन रहा है। गॉट इट। ओके, चलिए अब इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ नेविगेट करते हैं और हमारे पड़ोस, स्पेसिफिकली नेपाल की सिचुएशन काफी अलार्मिंग लग रही है। एक मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस। एक्सट्रीमली अलार्मिंग। नेपाल 9 सितंबर को एक सिवियर पॉलिटिकल क्राइसिस, गंभीर राजनीतिक संकट में डूब गया। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के रेजिग्नेशन के बाद उनका रेजिग्नेशन मैसिव, वाइडस्प्रेड और इंक्रीजिंगली वायलेंट एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बीच आया, जो पूरे देश में फैल रहे थे। प्राइमरीली नेपाल के यूथ द्वारा लेड, जिन्हें जेन जी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। सिचुएशन ड्रामेटिकली एस्केलेट हुई, पॉलिटिशियंस के घरों पर अटैक्स के साथ और काठमांडू में पार्लियामेंट बिल्डिंग को आग लगाने की शॉकिंग रिपोर्ट्स के साथ। पार्लियामेंट बिल्डिंग में आग, ये तो शॉकिंग है। इतना इंटेंस गुस्सा ट्रिगर किस बात से हुआ? क्या ये सिर्फ वो सोशल मीडिया बैन था जिसके बारे में हमने सुना? सोशल मीडिया बैन इमीडिएट स्पार्क था, लेकिन टिंडर बॉक्स पहले से भरा हुआ था। गवर्नमेंट ने 2 डज़न से ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन कर दिए थे, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, फॉर्मली ट्विटर, शामिल थे, स्टेट अथॉरिटीज के साथ रजिस्टर न करने का हवाला देते हुए। नेपाल के यूथ के लिए, जो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एक्टिविज्म और यहाँ तक कि लाइवलीहुड्स के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर हेवीली रिलाई करते हैं, इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर डायरेक्ट असॉल्ट माना गया। हालांकि इस बैन ने प्री एग्जिस्टिंग डीप सीटेड ग्रीवेंसेस, गहरी शिकायतों को इग्नाइट कर दिया। रैम्पेंट करप्शन, व्याप्त भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल एलीट के बीच वाइडस्प्रेड करप्शन का परसेप्शन, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की कमी और हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट से फ्रस्ट्रेशन, नेपोटिज्म, नेपो किड्स, पॉलिटिकल लीडर्स के चिल्ड्रन, नेपो किड्स की परसीव्ड लैविश लाइफस्टाइल्स, हाईलाइट करने वाला वायरल सोशल मीडिया ट्रेंड ऑर्डिनरी नेपालीज के स्ट्रगल से शार्पली कॉन्ट्रास्ट हुआ, रिजेंटमेंट फ्यूल करते हुए। नेपो किड्स। गवर्नमेंट द्वारा सोशल मीडिया बैन रिवोक करने के बाद भी अनरेस्ट क्वेल करने की उम्मीद में प्रोटेस्ट्स इंटेंसिफाई हुए और उनकी डिमांड्स ब्रॉडन हुई। गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन, करप्शन के लिए अकाउंटेबिलिटी और सिस्टेमिक चेंज की मांग करते हुए। सिचुएशन वायलेंट हो गई, क्लैशेस, ट्रैजिक लॉस ऑफ लाइफ, रिपोर्ट्स मेंशन एटलीस्ट 19 डेथ्स और वाइडस्प्रेड आर्सन के साथ, जिसमें पीएम के प्राइवेट रेजिडेंस को जलाने की रिपोर्ट भी शामिल है। डिजिटल क्लैम्पडाउन और रियल वर्ल्ड फ्रस्ट्रेशंस का परफेक्ट स्टॉर्म। हमारे यूनिक रिलेशनशिप और नेपाल के साथ ओपन बॉर्डर को देखते हुए इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस क्या हैं और इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा है? इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस इमीडिएट और सिग्निफिकेंट हैं। हमारी डीप हिस्टोरिकल, कल्चरल
और इकोनॉमिक टाइज और स्पेशली 1850 किलोमीटर लॉन्ग यूनिक ओपन बॉर्डर खुली सीमा की वजह से इंडिया का ऑफिशियल रिस्पॉन्स कॉशियस और मेजर्ड रहा है। क्लोज मॉनिटरिंग एंड अपील फॉर काम। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडिया सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। एक क्लोज नेबर के तौर पर इंडिया ने सभी साइड से रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने और इश्यूज पीसफुल डायलॉग के जरिए रिजॉल्व करने की अपील की है। ट्रैवल एडवाइजरी एंड हेल्पलाइंस। इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की सिटीजन्स को नेपाल की नॉन एसेंशियल ट्रैवल टालने की कॉशन देते हुए और जो पहले से वहां हैं उन्हें एक्सट्रीम कॉशन बरतने की सलाह देते हुए। काठमांडू में इंडियन एम्बेसी ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स एक्टिवेट किए। बॉर्डर सिक्योरिटी। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर सिक्योरिटी हाइटेंड की गई है, पर्टिकुलरली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में इंस्टेबिलिटी के किसी भी स्पिलओवर को प्रिवेंट करने के लिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स के परे स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस, सामरिक निहितार्थ क्रिटिकल हैं। 1. सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओपन बॉर्डर जो फ्रेंडशिप का सिंबल है, इंस्टेबिलिटी के दौरान वल्नरेबिलिटी बन जाता है। कंसर्न्स हैं कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स या क्रिमिनल नेटवर्क्स सिचुएशन को ट्रांजिट, सैंक्चुरी या ट्रबल फोमेंट करने के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। 2. स्ट्रेटेजिक वैक्यूम एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। प्रोलॉन्ग्ड इंस्टेबिलिटी एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर सकती है जिसे एक्सटर्नल पावर्स, नोटेबली चाइना, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकता है। नेपाल की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया और चाइना के बीच उसे रीजनल बैलेंस के लिए क्रूशियल बनाती है। मिस्टर ओली अपने प्रीवियस टेन्योर्स के दौरान अक्सर चाइना की तरफ झुके थे, कभी-कभी इंडिया के साथ रिलेशंस की कीमत पर। 3. ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। प्रोलॉन्ग्ड क्राइसिस इंडिया में काम करने वाले मिलियंस ऑफ नेपालीज की लाइवलीहुड्स अफेक्ट कर सकता है और बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब कर सकता है, जो दोनों इकोनॉमीज के लिए वाइटल है। ये तो इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स लग रहा है। एनालिसिस क्या है? ये जेनजी प्रोटेस्ट क्या सिग्निफाई करता है और इंडिया को इसे कैसे नेविगेट करना चाहिए? ये क्राइसिस मल्टी लेयर्ड है। जेन जी प्रोटेस्ट्स नेपाली पॉलिटिक्स में पोटेंशियल जनरेशनल शिफ्ट सिग्निफाई करते हैं। ये डिजिटली सावी यूथ्स उस चीज के खिलाफ इफेक्टिवली ऑनलाइन मोबिलाइज कर रहे हैं जिसे वे एंट्रेंच्ड, करप्ट और अनरेस्पॉन्सिव पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं। एक पावरफुल पीएम को रिजाइन करने पर फोर्स करना डिजिटल एज में यूथ एक्टिविज्म की पोटेंट फोर्स को अंडरस्कोर करता है। इंडिया के लिए ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है, ये इमीडिएट नेबरहुड सिक्योरिटी चैलेंज है। ओपन बॉर्डर कांस्टेंट विजिलेंस डिमांड करता है। इंडिया का रिस्पॉन्स उसकी स्टेटेड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप इन नेपाल्स इंटरनल अफेयर्स रिफ्लेक्ट करता है, while simultaneously अपने ओन सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सेफगार्ड करते हुए। डायलॉग और रीस्ट्रेंट पर फोकस अप्रोप्रिएट है। बिहाइंड द सीन्स इंडिया लाइकली डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए एंगेज करेगा पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन और स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। सिचुएशन इंडिया के वॉलेटाइल नेबरहुड और कंटिन्यूअस केयरफुल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की नीड अंडरस्कोर करती है। दुख व्यक्त करते हुए, वायलेंस और लॉस ऑफ लाइफ वाकई ट्रैजिक है और उम्मीद है कि नेपाल के लोगों के लिए पीस और स्टेबिलिटी जल्द लौटे। बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन है जिसे केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है। क्रिटिकल फॉर यूपीएससी आईआर, इंडियाज नेबरहुड, रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट। चले एक और आईआर डेवलपमेंट पर चलते हैं, द इंडिया ईरान आर्मेनिया ट्राइलैटरल कंसल्टेशंस। हाँ, इंडिया, ईरान और आर्मेनिया के बीच ट्राइलैटरल कंसल्टेशंस का थर्ड राउंड तेहरान में 8 सितंबर को हुआ। ये मीटिंग्स कोऑपरेशन डीपन करने पर फोकस करती हैं, पर्टिकुलरली रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स और इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पर। ये ट्राइलैटरल फॉर्मेट कब शुरू हुआ और ये 3 कंट्रीज ही क्यों? ये फॉर्मेट आर्मेनिया की कैपिटल येरेवन में अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था। सेकेंड मीटिंग न्यू दिल्ली में दिसंबर 2024 में हुई थी। ये ग्रुपिंग साउथ कॉकसेस और ब्रॉडर यूरेशिया के रैपिडली इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में कन्वर्जिंग स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स वाले 3 कंट्रीज को एक साथ लाती है। तेहरान मीटिंग में डिस्कशन के मेन पॉइंट्स क्या थे? कनेक्टिविटी की लग रही है। कनेक्टिविटी वाकई सेंट्रल थीम थी। INST ऑपरेशनलाइजेशन। तीनों साइड्स ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के फुल ऑपरेशनलाइजेशन को एक्सपेडाइट करने की जरूरत पर जोर दिया। ये 7,200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मॉडल नेटवर्क शिप, रेल, रोड है जिसका एम इंडिया को ईरान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से कनेक्ट करना है। ये ट्रेडिशनल सुएज कनाल रूट का शॉर्टर और पोटेंशियली चीपर ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस करता है। रोल ऑफ चाबहार पोर्ट,
ईरान के चाबहार पोर्ट, जिसे इंडियन असिस्टेंस से डेवलप किया जा रहा है, हाईलाइट किया गया। चाबहार को आइनएसटी पर इंडिया के लिए की गेटवे माना जाता है, जो इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सी लैंड एक्सेस देता है, पाकिस्तान को बाईपास करके। लेट मी स्ट्रेस, चाबहार पोर्ट पिविटल है। इंटीग्रेटिंग आर्मेनियाज इनिशिएटिव। डिस्कशंस में आर्मेनिया के अपने कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसे क्रॉस रोड्स ऑफ पीस कहा जाता है, को ब्रॉडर रीजनल फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने पर भी बात हुई। ब्रॉडनिंग इकोनॉमिक टाइज। फिजिकल कनेक्टिविटी के परे टॉक्स ने ओवरऑल टाइज स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेड, इकोनॉमी, टूरिज्म और कल्चर में कोऑपरेशन एनहांस करने पर भी कवर किया। तो कॉरिडोर्स और कनेक्शंस बनाना स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? ये ट्राइलैटरल इंडिया और रीजन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? Strategic significance multifaceted है। 1. Bypassing obstacles and geopolitical balancing. इंडिया के लिए INST विया ईरान और आर्मेनिया, सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप से जुड़ने का क्रूशल ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान को बाईपास करके। आर्मेनिया को इंक्लूड करने से इंडिया की रीच कॉकसस रीजन तक बढ़ती है। यह इंडिया को रीजन में दूसरे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स बैलेंस करने में हेल्प करता है। 2. काउंटरवेट टू इमर्जिंग एक्सेस। इस ट्राइलैटरल को कुछ एनालिस्ट्स रीजन में टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के पोटेंशियल काउंटरवेट के रूप में भी देखते हैं। इंडिया आर्मेनिया के साथ अपने डिफेंस और डिप्लोमेटिक टाइज मजबूत कर रहा है, कॉमन ग्राउंड ढूंढते हुए। 3. ईरान एज अ लैंड ब्रिज। ईरान के लिए ये पार्टनरशिप साउथ एशिया को यूरोप और रशिया से कनेक्ट करने वाले वाइटल लैंड ब्रिज के रूप में उसकी जियोग्राफिक लोकेशन लेवरेज करने का मौका है, उसे सैंक्शंस के इम्पैक्ट ओवरकम करने और इंडिया जैसी राइजिंग इकोनॉमी से इंटीग्रेट होने में हेल्प करता है। 4. आर्मेनियाज डाइवर्सिफिकेशन। लैंडलॉक्ड आर्मेनिया के लिए ये ट्राइलैटरल ईरान और इंडिया के जरिए वाइटल सदर्न गेटवे ऑफर करता है, उसे अपनी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करने और रशिया पर अपनी ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी कम करने में हेल्प करता है, स्पेशली अजरबैजान के साथ उसके रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बाद। 5. डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट। नेक्स्ट मीटिंग आर्मेनिया में 2026 में होल्ड करने का डिसीजन सभी साइड से इस कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के प्रति लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाता है। 5. डेमोन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट रेलेवेंट फॉर यूपीएससी IR अंडर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, NSTC, Chabahar, Geopolitics, Regional Groupings, GS Paper 2. ऑल्टरनेटिव पाथवेज और पार्टनरशिप्स बनाना, वेरी स्ट्रेटेजिक। और ब्रीफली एक इंडिया न्यूजीलैंड फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन भी हुई थी। हाँ, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 6th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस FOC न्यू दिल्ली में 8 सितंबर को हुई। ये बायलैटरल रिलेशनशिप के इंटायर स्पेक्ट्रम रिव्यू करने के लिए रेगुलर डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हैं। क्या कवर हुआ इसमें? कंसल्टेशंस ने वाइड रेंज ऑफ एरियाज कवर किए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्लाइमेट चेंज और पीपल टू पीपल लिंक्स। उन्होंने रीसेंट हाई लेवल विजिट्स, NZPM क्रिस्टोफर लक्सन की इंडिया विजिट मार्च 2025 में और इंडियन प्रेसिडेंट की NZ विजिट अगस्त 2024 में का फॉलोअप भी किया। दोनों ने रिलेशनशिप को मोमेंटम दिया था। रीजनल और मल्टीलैटरल इश्यूज जैसे इंडो पैसिफिक सिचुएशन, आसियान फ्रेमवर्क्स के भीतर कोऑपरेशन और UN में कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा हुई। और इसकी सिग्निफिकेंस, ये रिलेशनशिप कैसे इवॉल्व हो रही है? FOC इंडिया का न्यूजीलैंड के साथ इंटेंसिफाइंग एंगेजमेंट दिखाता है, जो इंडो पैसिफिक में एक की लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक पार्टनर है। रिलेशनशिप क्लियरली ट्रेडिशनल पिलर्स जैसे ट्रेड, डेयरी, एग्रीकल्चर और डायस्पोरा लिंक से परे ब्रॉडन हो रही है। डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक के प्रति अप्रोचेस अलाइन करने जैसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में मूव कर रही है। दोनों कंट्रीज रीजन में फ्री, ओपन और रूल्स बेस्ड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर कंसर्न शेयर करते हैं। इंडिया के लिए ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को स्ट्रेंथन करता है। न्यूजीलैंड के लिए इंडिया से डीपर एंगेजमेंट उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए जरूरी है। FOC जैसे रेगुलर डायलॉग्स इस पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। रेलेवेंट फॉर UPSC IR बायलैटरल रिलेशंस इंडो पैसिफिक। अच्छा, ये पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होते देखना। अब एक सॉम्बर टॉपिक पर चलते हैं, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स की वजह से सिचुएशन, PM मोदी ने स्टेट विजिट किया। हाँ, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लड रैवेज्ड हिमाचल प्रदेश का 9 सितंबर को दौरा किया।
स्टेट ने इस साल एक्सेप्शनली सिवियर मॉनसून विटनेस किया है, जिससे डेवास्टेटिंग फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट्स और लैंडस्लाइड्स हुए हैं। पीएम ने वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स मंडी और कुल्लू का एरियल सर्वे किया, कांगड़ा में हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की और स्टेट के लिए 1500 करोड़ 1500 करोड़ रुपीस का कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज, वित्तीय सहायता पैकेज अनाउंस किया। डैमेज कितना बुरा था? बैकग्राउंड क्या है? डैमेज एक्सटेंसिव रहा है। हिमाचल प्रदेश एक फ्रजाइल हिमालयन स्टेट होने के नाते मॉनसून रिलेटेड डिजास्टर्स के प्रति प्रोन है, लेकिन इस साल का स्केल पर्टिकुलरली डेवास्टेटिंग रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने 4500 करोड़ रुपए 4500 करोड़ रुपीस से ज्यादा के लॉसेस एस्टिमेट किए हैं, प्राइमरीली इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, पावर लाइंस और प्राइवेट प्रॉपर्टी के डैमेज की वजह से। ट्रैजिकली सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ भी हुआ है। स्टेट ने इसे पहले ही नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया था। बहुत बड़ा लॉस। ये 1500 करोड़ रुपीस का रिलीफ पैकेज क्या इंटेल करता है? किस तरह का सपोर्ट ऑफर किया जा रहा है? पैकेज एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अडॉप्ट करता है, सिर्फ इमीडिएट रिलीफ पर ही नहीं, बल्कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन पर भी फोकस करते हुए। इमीडिएट फाइनेंशियल एड 1500 करोड़ में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड SDRF के लिए सेंटर की शेयर की सेकंड इंस्टॉलमेंट का एडवांस रिलीज, और अफेक्टेड फार्मर्स के लिए PM किसान सम्मान निधि के तहत फंड्स भी शामिल हैं। लेट मी रिपीट द अमाउंट। 1500 करोड़ एक्स ग्रेसिया पेमेंट्स, अनुग्रह राशि, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड PMNRF से फाइनेंशियल असिस्टेंस अनाउंस की गई। डिसीज्ड के नेक्स्ट ऑफ किन के लिए 2 लाख रुपीस और सीरियसली इंजर्ड के लिए 50,000 रुपीस। रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, पुनर्निर्माण और पुनर्वास, हाउसिंग, डैमेज्ड हाउसेस को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्रायोरिटाइज किया जाएगा। टारगेटेड और एफिशिएंट एड डिलीवरी इंश्योर करने के लिए अफेक्टेड प्रॉपर्टीज की जियो टैगिंग की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग नेशनल हाईवेज, रिस्टोर और रीबिल्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फुल सपोर्ट अश्योर किया गया। स्कूल्स, डैमेज्ड स्कूल बिल्डिंग्स को समग्र शिक्षा अभियान के तहत रिकंस्ट्रक्शन के लिए टाइमली असिस्टेंस मिलेगी। सपोर्ट फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स, कमजोर समूहों के लिए सहायता। ऑर्फन चिल्ड्रन, कैलामिटी में दोनों पेरेंट्स खोने वाले चिल्ड्रन को PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत उनके लॉन्ग टर्म वेलफेयर के लिए सपोर्ट किया जाएगा। फार्मर्स, पावर कनेक्शंस के बिना फार्मर्स को एडिशनल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। लाइव स्टॉक, एग्रेरियन कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए लाइव स्टॉक के लिए मिनी किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये कॉम्प्रहेंसिव लग रहा है, इमीडिएट नीड्स से लेके लॉन्ग टर्म रीबिल्डिंग और वल्नरेबल ग्रुप्स तक कवर कर रहा है। एनालिसिस क्या है? ये इवेंट क्या सिग्निफाई करता है? थोड़ी चिंताजनक आवाज में, PM का विजिट और सब्सटैंशियल पैकेज सिचुएशन की ग्रेविटी और सेंटर के सपोर्ट कमिटमेंट को अंडरस्कोर करता है। ये डिजास्टर फ्रैजाइल हिमालयन इकोसिस्टम में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी का एक और स्टार्क रिमाइंडर है, जो लाइकली क्लाइमेट चेंज और पोटेंशियली अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, असतत विकास पद्धतियों द्वारा एग्जाजरबेटेड हैं। रिलीफ पैकेज का रेजिलिएंट रिकंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बैक बेटर यूजिंग मेजर्स लाइक जियो टैगिंग पर फोकस क्रूशल है। हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स और वल्नरेबल ग्रुप्स एड्रेस करने वाला होलिस्टिक अप्रोच कमेंडेबल है। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया है कि एक्चुअल लॉसेस इमीडिएट रिलीफ अनाउंस से बहुत ज्यादा हैं और डिप्लॉयड इंटरमिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम्स IMCTs द्वारा डिटेल असेसमेंट के आधार पर फर्दर असिस्टेंस मांगी जाएगी। ये इवेंट डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और माउंटेन रीजन्स में इकोलॉजिकली सेंसिटिव लैंड यूज प्लानिंग में ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की अर्जेंट नीड स्ट्रांगली हाईलाइट करता है। सहानुभूति व्यक्त करते हुए, Our thoughts are with the people of Himachal Pradesh facing this immense tragedy. Absolutely. एक मुश्किल समय जिसमें sustained support और long-term solutions की ज़रूरत है. Important for UPSC, environment, disaster management, climate change, governance, GS paper 3 and 1. Okay, चलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे स्विच करते हैं। गूगल का AI सर्च इंडियन लैंग्वेजेस में एक्सपैंड हो रहा है। हाँ, ये AI को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। गूगल ने अपनी AI पावर्ड सर्च कैपेबिलिटी, जिसे वो AI मोड कहते हैं, हिंदी और 4 अन्य इंडियन लैंग्वेजेस में एक्सपैंड करने की अनाउंसमेंट की है। ये AI मोड सर्च में एग्जैक्टली है क्या? गूगल जनरेटिव AI को सीधे अपने सर्च रिजल्ट्स पेज में इंटीग्रेट कर रहा है। सिर्फ ब्लू लिंक्स की लिस्ट प्रोवाइड करने के बजाय AI मोड
वेब से इंफॉर्मेशन सिंथेसाइज करके यूजर्स को एआई जनरेटेड समरीज, ओवरव्यूज, कंपैरिजंस या प्लानिंग टास्क्स जैसे आइटिनरी बनाना में हेल्प या कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझने में मदद देता है। इसका एम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के क्विकर, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स प्रोवाइड करना है। ये इनिशियली इंग्लिश में लॉन्च हुआ था और अब ये हिंदी में अवेलेबल है। हिंदी यूजर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिंदी यूजर्स अब गूगल सर्च के साथ कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए ज़्यादा नेचुरल वेज में इंटरेक्ट कर सकते हैं। वे हिंदी में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टेक्स्ट, वॉइस या इमेज अपलोड करके, और एआई जनरेटेड ओवरव्यू मिलेगा जो की इन्फॉर्मेशन पुल टुगेदर करता है। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं डिटेल्ड ट्रिप प्लान करना, कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया के आधार पर स्पेसिफिक लोकल रिकमेंडेशंस ढूंढना या किसी टास्क के लिए मल्टी स्टेप इंस्ट्रक्शंस समझना। इस एक्सपेंशन के इम्प्लीकेशंस क्या हैं? गुड, बैड? इसके कई सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं, मोस्टली पॉजिटिव लेकिन कैवियट्स के साथ। 1. डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का लोकतंत्रीकरण। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन का वास्ट अमाउंट अभी भी इंग्लिश में है, जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए बैरियर क्रिएट करता है। हिंदी और दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में एआई पावर्ड सर्च इस गैप को ब्रिज कर सकता है, सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन डिस्कवरी टूल्स को मच वाइडर ऑडियंस तक एक्सेसिबल बनाते हुए। 2. बूस्टिंग द डिजिटल इकोनॉमी, जैसे जैसे ज्यादा लोग अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में इफेक्टिवली इंटरनेट यूज करेंगे, डिजिटल सर्विसेज, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट्स के साथ उनका एंगेजमेंट लाइकली इंक्रीज होगा, पोटेंशियली ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट करते हुए। 3. ड्राइविंग वर्नाक्युलर एआई इनोवेशन, स्थानीय भाषा एआई में नवाचार। इंडियन लैंग्वेजेस में एआई का लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट वैल्यूएबल डेटा जनरेट करता है, जिसे वर्नाक्युलर कॉन्टेक्स्ट के लिए एआई मॉडल्स फर्दर ट्रेन और इंप्रूव करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये इंडियन लैंग्वेजेस के लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इनोवेशन स्पर कर सकता है। चैलेंजेस, एक्यूरेसी एंड बायस, सटीकता और पूर्वाग्रह। जनरेटिव एआई परफेक्ट नहीं है। ये कभी-कभी फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, जिसे हालुसिनेशंस कहते हैं, या अपने ट्रेनिंग डेटा में प्रेजेंट बायसेस रिफ्लेक्ट कर सकता है। हिंदी जैसी डाइवर्स लैंग्वेजेस में एआई जनरेटेड कंटेंट की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और कल्चरल एप्रोप्रिएटनेस इंश्योर करना टेक कंपनीज के लिए ऑनगोइंग चैलेंज रहेगा। रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट की है। 4. चैलेंजेस, एक्यूरेसी एंड बायस, सटीकता और पूर्वाग्रह। Relevant for UPSC, SNT, AI, Digital India, Language Technology, and Social Issues, Digital Divide, GS Paper 3 and 1. मिलियंस के लिए इंफॉर्मेशन अनलॉक करने का पोटेंशियल है, लेकिन एआई एरर्स और बायसेस से सावधान रहने की जरूरत है। मेक सेंस। अब सिक्योरिटी फ्रंट पे अपडेट्स लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर से न्यूज़। हाँ, साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से अपडेट है। सिक्योरिटी फोर्सेस और टेररिस्ट के बीच एक फियर्स इनकाउंटर, भीषण मुठभेड़, जो एक दिन पहले शुरू हुआ था, 9 सितंबर को, अपने सेकंड डे भी जारी रहा। डिटेल्स क्या है? कोई कैजुअलिटीज? ऑपरेशन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर लॉन्च किया गया था। एरिया में टेररिस्ट की प्रेजेंस के बारे में ओवरनाइट ब्रीफ लल के बाद गन फाइट रिज्यूम हुई। ट्रेजिकली ऑपरेशन के दौरान 2 आर्मी जवान्स मार्टिरडम यानी शहीद हुए, अटेन कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सक्सेसफुली 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए, जिनमें से एक पाकिस्तानी नेशनल माना जा रहा है। ऑपरेशन ऑनगोइंग बताया गया था एज फोर्सेस एरिया सैनिटाइज कर रही थी। हम अपने सोल्जर्स की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस को सल्यूट करते हैं। ये इनकाउंटर जेएनके की सिक्योरिटी सिचुएशन की कई पर्सिस्टेंट रियलिटीज अंडरस्कोर करता है। कंटिन्यूड क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, पाकिस्तानी नेशनल की लाइकली इन्वॉल्वमेंट रीजन में टेररिज्म फ्यूल करने वाले बॉर्डर पार से इन्फिल्ट्रेशन की कंटिन्यूइंग चैलेंज की तरफ पॉइंट करती है। सुप्रीम सैक्रिफाइस बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सोल्जर्स का लॉस उन इमेंस रिस्क्स हाईलाइट करता है जो वे नेशनल इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करने और सिटीजन सेफ्टी इंश्योर करने के लिए डेली अंडरटेक करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑप्स, ऐसे इनकाउंटर्स की प्रोलॉन्ग्ड नेचर अक्सर चैलेंजिंग टेरेन और सिक्योरिटी फोर्सेस के डिटर्मिनेशन रिफ्लेक्ट करती है टेररिस्ट थ्रेट्स एलिमिनेट करने के लिए थरो ऑपरेशंस कंडक्ट करने का। चैलेंजेस की एक ग्रिम रिमाइंडर। और एनआईए रेड्स भी हुई। हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 9 सितंबर को 5 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में 21 लोकेशंस पर साइमल्टेनियस सर्चेस यानी एक साथ तलाशी कंडक्ट की।
ये रेड्स प्रिस्क्राइब्ड इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, से लिंक्ड टेरर कंस्पिरेसी केस की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। 21 लोकेशंस, मल्टीपल स्टेट्स में, ये क्या सिग्निफाई करता है? NIA द्वारा ये लार्ज स्केल कोऑर्डिनेटेड एक्शन कई रीजन से सिग्निफिकेंट है। पैन इंडिया नेटवर्क रेड्स की मल्टी स्टेट नेचर सजेस्ट करती है कि इन्वेस्टिगेशन के तहत टेरर मॉड्यूल या नेटवर्क के लिंक्स या प्रेजेंस देश के डिफरेंट पार्ट्स में फैली हुई है, पॉसिबली स्लीपर सेल्स या सिंपथाइजर्स इन्वॉल्व करते हुए। ऐसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स ट्रैक और डिसमैंटल करना मेजर चैलेंज है। थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल टेरर ग्रुप्स ISI से कनेक्शन ग्लोबल जिहादिस्ट आइडियोलॉजीज और ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा पोज किए गए परसिस्टेंट थ्रेट अंडरस्कोर करता है, जो यूथ को रेडिकलाइज करने और इंडिया में फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने का अटेम्प्ट करते हैं, अक्सर ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन यूज करके। प्रोएक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी रेड्स NIA के प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस लेड अप्रोच एग्जाम्प्लीफाई करती हैं, जिसका एम टेरर कंस्पिरेसीज को अर्ली स्टेज में डिसरप्ट करना है। रेडिकलाइजेशन, रिक्रूटमेंट, फंडिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जैसी एक्टिविटीज टारगेट करते हुए बिफोर वे अटैक्स में कल्मिनेट हो सके। रेलेवेंट फॉर UPSC, सिक्योरिटी, टेररिज्म, रोल ऑफ एजेंसीज, बॉर्डर सिक्योरिटी, GS पेपर 3। सिक्योरिटी फ्रंट पर एक पॉजिटिव नोट पर गढ़चिरौली से माओविस्ट सरेंडर्स की न्यूज है। हाँ, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से एक हार्टनिंग डेवलपमेंट, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म LWA वामपंथी उग्रवाद के लिए जाना जाता है। 106 सरेंडर्ड माओइस्ट के एक बैच ने 9 सितंबर को लिटरेसी प्रोग्राम ज्वाइन करके एक नया पाथ इम्बार्क किया। ये इनफॉर्मल एक्सट्रीमिस्ट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्किल डेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन प्लान का फर्स्ट स्टेप मार्क करता है। होपफुल टोन सरेंडर्ड LWE कैडर्स के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट LWE काउंटर करने के लिए मल्टी-प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करती है, जिसमें रोबस्ट सिक्योरिटी एक्शन, अफेक्टेड एरियाज में फोकस्ड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और एक क्रूशल कंपोनेंट सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति शामिल है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज ऑफर करती हैं, जो LWE कैडरेस को वायलेंस रिनाउंस करने और मेन स्ट्रीम ज्वाइन करने के लिए इनकरेज करने के लिए डिजाइंड है। इन पॉलिसीज में टिपिकली शामिल हैं सरेंडर पर इमीडिएट फाइनेंशियल ग्रांट, स्पेसिफाइड पीरियड अक्सर वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान के लिए मंथली स्टाइपेंड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अनेबल करने के लिए उनकी चॉइस की ट्रेड में वोकेशनल ट्रेनिंग, वेपन्स और एम्यूनेशन सरेंडर करने के लिए एडिशनल इंसेंटिव्स। तो गढ़चिरौली लिटरेसी प्रोग्राम इस रीइंटीग्रेशन एफर्ट का हिस्सा है। एनालिसिस क्या है? एग्जैक्टली गढ़चिरौली में ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की डुअल स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी प्रेशर प्लस रिहैबिलिटेशन पुल की इफेक्टिवनेस का टेस्टमेंट है। लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च करना सक्सेसफुल रीइंटीग्रेशन की तरफ वाइटल फर्स्ट स्टेप है। एजुकेशन लीड्स टू स्किल्स विच लीड टू लाइवलीहुड्स, उनके वायलेंस में रिटर्न करने के चांसेस रिड्यूस करते हुए। ये इवेंट गढ़चिरौली जैसे ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में माओइस्ट मूवमेंट का वीकनिंग भी रिफ्लेक्ट करता है। लाइकली सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑपरेशंस, आइडियोलॉजिकल अपील का लॉस और रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज के अट्रैक्शन की वजह से। ऐसे इनिशिएटिव्स एक्टिव कैडर्स को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के बाहर डिग्निफाइड लाइफ पॉसिबल है। रेलेवेंट फॉर UPSC इंटरनल सिक्योरिटी, LWE सिक्योरिटी चैलेंजेस, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, GS पेपर 3 and 2 में डेल्व करते हैं, जो टेक्नोलॉजी और लॉ के साथ इंटरसेक्ट करता है। डिजिटल एज में पर्सनैलिटी राइट्स, ऐश्वर्या राय बच्चन केस ने इसे फोरफ्रंट पर ला दिया है। एब्सोल्युटली, ये एक हाईली रेलेवेंट और कंसर्निंग इशू है। एक्टर ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट अप्रोच किया अपने नेम, इमेज और लाइकनेस के ऑनलाइन मिसयूज के खिलाफ प्रोटेक्शन सीक करते हुए, पर्टिकुलरली AI जनरेटेड पोर्नोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में। उनकी प्ली में स्पेसिफिकली क्या अलेज किया गया था? प्ले में एलेज किया गया कि उनकी आइडेंटिटी वेरियस वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उनकी कंसेंट के बिना यूज हो रही है। उनके काउंसिल ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि कंप्लीटली अनरियल इंटीमेट इमेजेस सर्कुलेट किए जा रहे हैं और उनका नेम और पर्सोना कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कस्टमर्स डिसीव करने और नेफेरियस पर्पसेस के लिए। ये केस स्क्वायरली पर्सनैलिटी राइट्स, व्यक्तित्व अधिकार के चैलेंज को हाईलाइट करता है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज पोज कर रही हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, पर्सनैलिटी राइट्स एग्जैक्टली है क्या? क्या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज के बारे में है? पर्सनैलिटी राइट्स एक इंडिविजुअल के राइट को रेफर करते हैं अपनी आइडेंटिटी के कमर्शियल यूज को कंट्रोल करने का। इसमें एस्पेक्ट्स शामिल हैं जैसे उनका नाम, इमेज, फोटोग्राफ, लाइकनेस, वॉइस, सिग्नेचर और दूसरी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्हें आइडेंटिफाई करती हैं।
ये इसेंशियली दो की राइट्स का बंडल है। 1. राइट टू पब्लिसिटी, अपनी ओन आइडेंटिटी से प्रॉफिट करने का राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलिब्रिटी का एडवर्टाइजमेंट के लिए अपना इमेज लाइसेंस करना। 2. राइट टू प्राइवेसी, अपने पर्सोना के अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट करने का राइट। वाइल सेलिब्रिटीज अक्सर इन राइट्स को लिटिगेट करने वाले होते हैं, उनकी हाई कमर्शियल वैल्यू की वजह से ये राइट्स कंसेप्चुअली हर इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं। इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स सिंगल स्पेसिफिक लॉ में कॉडिफाइड नहीं है, बल्कि जुडिशियल प्रेसिडेंट्स न्यायिक घोषणाओं के थ्रू इवॉल्व हुए हैं, अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी से स्ट्रेंथ ड्रॉ करते हुए। कोई सिंगल लॉ नहीं, कोर्ट केसेस के थ्रू इवॉल्व हुआ। एआई, स्पेशली डीप फेक्स, इसे कैसे कॉम्प्लिकेट करता है? एनालिसिस क्या है? ये केस स्टार्कली इलस्ट्रेट करता है कि रैपिडली एडवांसिंग टेक्नोलॉजी कैसे न्यू फॉर्म्स ऑफ हार्म क्रिएट कर रही हैं, जिन्हें एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क्स एड्रेस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। 1. द डीप फेक थ्रेट। जनरेटिव एआई ने हाईली रियलिस्टिक लेकिन इंटायरली फेक इमेजेस, वीडियोस और ऑडियो क्लिप्स, कॉमनली नोन एज डीप फेक्स, डी-फेक्स, क्रिएट करना अलार्मिंगली ईजी और चीप बना दिया है। वाइल टेक्नोलॉजी के क्रिएटिव यूजेस हैं, इसे मलिशियस पर्पसेस के लिए वेपनाइज किया जा सकता है, जैसे नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी क्रिएट करना, जैसा इस केस में अलेज किया गया है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट करना या इंडिविजुअल्स डिफेम करना। सेलिब्रिटीज प्रोमिनेंट टारगेट्स हैं, पर कोई भी विक्टिम हो सकता है। 2. गैप्स इन लीगल फ्रेमवर्क। एग्जिस्टिंग इंडियन लॉज कुछ रिकोर्स ऑफर करती हैं। आईपीसी सेक्शन 499 के तहत डेफेमेशन, आईपीसी 292 के तहत ऑब्सेनिटी, आईटी एक्ट के सेक्शन 66E के तहत प्राइवेसी वायोलेशन। हालांकि ये लॉज स्पेसिफिकली एआई जनरेटेड सिंथेटिक मीडिया के यूनिक चैलेंजेस टैकल करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। एक ज्यादा रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क की प्रेसिंग नीड है, जो डिजिटल एज में पर्सनालिटी राइट्स एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करे और हार्मफुल डीपफेक्स के क्रिएशन और डिसेमिनेशन के खिलाफ स्विफ्ट इफेक्टिव रेमेडीज प्रोवाइड करें। 3. एथिकल क्वैगमाया। इशू लीगैलिटी से परे एथिक्स के रेल में ट्रांसेंड करता है। ये डिजिटल कंसेंट, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके टूल्स यूज करके जनरेट किए गए कंटेंट पुलिस करने की, मिसयूज की पोटेंशियल इंडिविजुअल्स स्पेशली विमेन साइलेंस या हरास करने की, और टेक्नोलॉजी के ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट जो हम देखते और सुनते हैं उसमें ट्रस्ट अंडरमाइन कर सकता है के बारे में प्रोफाउंड क्वेश्चंस रेज करता है। 3. एथिकल क्वैगमाया। ये यूपीएससी के लिए सोशल इश्यूज, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, एसएनटी, एआई एथिक्स, पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, प्राइवेसी, डिग्निटी और लॉ जीएस पेपर 1, 3, 2, 4 के तहत क्रिटिकल इशू है। डीपली कंसर्निंग इंडीड। लॉ को टेक्नोलॉजी के साथ फास्ट कैचअप करने की जरूरत है। ओके, चलिए ब्रीफली कल्चर पर टच करते हैं। कुरियाट्टम न्यूज में था। हाँ, नेपाथ्या फेस्टिवल में आर्टिस्ट मार्गी मधु द्वारा कुरियाट्टम का इनोवेटिव परफॉर्मेंस फीचर हुआ। परफॉर्मेंस ने इस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के भीतर 2 एंशिएंट वर्क्स की फ्रेश इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट की। हमें कुरियाट्टम के बारे में थोड़ा बताइए, ये सिग्निफिकेंट क्यों है? कुरियाट्टम दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग थिएट्रिकल ट्रेडिशंस में से एक है। ये केरला से ओरिजिनेट हुआ और 2000 साल से ज्यादा पुराना संस्कृत थिएटर फॉर्म है। इसकी इमेंस कल्चरल वैल्यू और एंशिएंट लिनिएज रिकॉग्नाइज करते हुए यूनेस्को ने इसे 2001 में मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति प्रोक्लेम किया था। इसका परफॉर्मेंस स्टाइल हाईली स्टाइलाइज्ड और इलैबोरेट होता है। इंट्रिकेट हैंड जेस्टर्स, मुद्राएं, डिटेल्ड फेशियल एक्सप्रेशंस इमोशंस कन्वे करने के लिए रस और वोकल डिलीवरी की स्पेसिफिक ट्रेडिशन इन्वॉल्व करता है। परफॉर्मेंसेस ट्रेडिशनली बहुत लॉन्ग होती हैं, कभी-कभी सेवरल नाइट्स तक चलती हैं और हिस्टोरिकली टेम्पल थिएटर्स, जिन्हें कुथाम्बलम कहते हैं, में परफॉर्म की जाती थी। नेपाथिया फेस्टिवल में परफॉर्मेंस कंटेम्परेरी आर्टिस्ट के एफर्ट्स हाईलाइट करती है इस एंशिएंट ट्रेडिशन को अलाइव और रिलेवेंट रखने के इनोवेशन के थ्रू, वाइल इसके कोर एसेंस प्रिजर्व करते हुए। इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यूपीएससी: कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, यूनेस्को हेरिटेज, जीएस पेपर 1। 2000 साल पुराना, अमेजिंग कंटिन्यूटी। अब आज के डिस्कशंस को एथिक्स जीएस पेपर 4 से लिंक करते हैं। क्या कनेक्शंस ड्रॉ कर सकते हैं हम? के लिए रिच ग्राउंड ऑफर करते हैं। गवर्नर्स असेंट इशू, ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता का कॉन्सेप्ट इन्वोक करता है। ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज से रिक्वायर करता है कि वे सिर्फ लॉ के लेटर के अनुसार ही नहीं, बल्कि उसकी स्पिरिट के अनुसार भी एक्ट करें।
इलेक्टेड लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स इंडेफिनिटली होल्ड करना पोटेंशियली डेमोक्रेटिक गवर्नेंस प्रिंसिपल्स और पीपल्स विल के रिस्पेक्ट वायलेट करता है। ये पब्लिक ऑफिस के लिए फाउंडेशनल वैल्यूज जैसे इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता और नॉन पार्टिसनशिप, गैर पक्षपात पर भी टच करता है, जो आइडियली गवर्नर के एक्शंस गाइड करने चाहिए। नेपाली क्राइसिस जो करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट से ट्रिगर हुई, इरोजन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट यानी सार्वजनिक विश्वास के क्षरण की केस स्टडी है। जब सिटीजन्स परसीव करते हैं कि रूलिंग एलीट पब्लिक एक्सपेंस पर खुद को इनरिच कर रही है, द नेपो किड्स फिनोमेना, स्टेट की लेजिटिमेसी अंडरमाइन होती है, पोटेंशियली अनरेस्ट लीड करती है। ये प्रोबिटीन गवर्नेंस, शासन में सत्यनिष्ठा, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल पिलर्स के रूप में। एआई डीप फेक्स केस, ये केस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जैसे वैल्यूज और इंडिविजुअल के राइट टू डिग्निटी और राइट टू प्राइवेसी के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट करता है। ये पावरफुल एआई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एथिकल फ्रेमवर्क की नीड अंडरस्कोर करते हुए डू नो हार्म, फेयरनेस और मिसयूज के लिए अकाउंटेबिलिटी जैसे प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट करते हुए। ये ऐसे कंटेंट होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी क्वेश्चंस रेज करता है। वैल्यूएबल एथिकल डायमेंशंस हैं कंसिडर करने के लिए। ओके, रैपिड फायर राउंड, प्लेसेस इन न्यूज़ प्रीलिम्स मैप वर्क के लिए। चलिए फटाफट इन्हें अपने मेंटल मैप पे मार्क करते हैं। काठमांडू, नेपाल, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट का केंद्र जिससे पीएम का रेजिग्नेशन हुआ। कुलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट्स एनकाउंटर साइट। गडचिरोली, महाराष्ट्र, जहां सरेंडर्ड माओइस्ट्स ने लिटरेसी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। मंडी एंड कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, फ्लड लैंडस्लाइड से सीवियरली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स पीएम द्वारा सर्वे किए गए। चाबहार, ईरान, की पोर्ट सिटी, आईएनएसटी कनेक्टिविटी पर इंडिया, ईरान, आर्मेनिया ट्राइलैटरल टॉक्स का फोकस। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, जहां पीएम ने फ्लड सिचुएशन रिव्यू मीटिंग की। Got them. Now, key facts and figures for prelims. Quick numbers, quick recall के लिए। ऑलराइट, इन नंबर्स को लॉक कर लीजिए। वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025, विनर श्री सीपी राधाकृष्णन, ये 15th वीपी हैं। विनर्स वोट्स 452। रनर अप्स वोट्स 300। टोटल वोट्स कास्ट 767। इनवैलिड वोट्स 15। हिमाचल प्रदेश रिलीफ पैकेज, अमाउंट अनाउंस्ड बाय पीएम 1,500 crore rupees, 1,500 crore rupees. Ex gratia for deceased 2 lakh rupees. Ex gratia for seriously injured 50,000 rupees, 50,000 rupees. ECGC performance FY 24-25. Value of export supported 8.55 lakh crore, 8.55 lakh crore rupees, 17% growth. Gross premium collected 1366.53 crore, 1366.53 crore rupees. Nepal crisis. Number of social media platforms initially banned 26. Reported deaths in protests. At the time of reporting, at least 19. Numbers noted और अब a much needed motivation box. दोस्तों, aspirants, आज का न्यूज़ साइकिल इंटेंस था। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस, सिक्योरिटी थ्रेट्स, नेचुरल कैलामिटीज, सोशल चैलेंजेस, पड़ोस में पॉलिटिकल टर्मोइल, बॉग्ड डाउन फील करना, ओवरवेल्म्ड फील करना इजी है शेयर वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी से। बट लिसन क्लोजली, आपकी प्रिपरेशन में आप जो हर सिंगल चैलेंज फेस करते हैं, वो डिफिकल्ट पॉलिटी कॉन्सेप्ट, वो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक थ्योरी, वो मैप पॉइंट जो आप बार बार भूल जाते हैं, वो मेन्स आंसर जो लिखने में स्ट्रगल किया, हर सिंगल ऑब्स्टिकल आपको फॉर्ज कर रहा है, या आप रेजिलियंस बिल्ड कर रहा है, एनालिटिकल माइंड बिल्ड कर रहा है, वो ग्रिट जो आपको तब चाहिए होगी जब आप ये एग्जाम क्लियर करके नेशन सर्व करेंगे। LBSNA का रास्ता आसान नहीं होना चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेटिव होने के लिए डिजाइंड है। इन चैलेंजेस को आज एम्ब्रेस करो, उनसे सीखो, क्योंकि ये प्रोसेस आपको स्ट्रॉन्गर, शार्पर, आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए बेटर इक्विप्ड बना रहा है। सिर्फ स्टडी मत करो, इंटरनलाइज करो, सिर्फ लर्न मत करो, इवॉल्व करो। उस फायर को बर्निंग रखो। यू आर केपेबल, यू आर डेडिकेटेड एंड यू विल गेट देयर। कीप गोइंग। एब्सोल्युटली इंस्पायरिंग। नाउ चलिए कुछ नॉलेज सीमेंट करते हैं 5 की प्रीलिम्स फैक्ट्स के साथ आज की हमारी डिस्कशन से। रिवीजन टाइम। फैक्ट 1, वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल कॉलेज कॉम्पोजिशन। याद रखिए, इसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के ऑल मेंबर्स, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, शामिल हैं।
स्टेट असेंबली मेंबर्स वीपी के इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा नॉट हैं, प्रेसिडेंट के विपरीत। फैक्ट 2, संचार साथी पोर्टल। ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डीओटी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का है। की फीचर्स यूजर्स को टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए एम्पावर करते हैं। लॉस्ट फोन्स ट्रैक ब्लॉक करना IMI यूज करके वाया CIIR, अपने नाम पर कनेक्शंस चेक करना KYM, और चक्षु फीचर के जरिए फ्रॉड स्पैम कम्युनिकेशंस रिपोर्ट करना। फैक्ट 3, कुडियट्टम। ये केरला से ओरिजिनेटिंग ट्रेडिशनल संस्कृत थिएटर फॉर्म है। ये ग्लोबली ओल्डेस्ट लिविंग थिएटर ट्रेडिशंस में से एक होने के नाते सिग्निफिकेंट है और यूनेस्को द्वारा मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। फैक्ट 4, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये मल्टी मॉडल शिप, रेल, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका एम इंडिया और सेंट्रल एशिया, रशिया, यूरोप जैसे रीजन्स के बीच कनेक्टिविटी इन्हांस करना है, प्राइमरीली वाया ईरान। ईरान में चबहार पोर्ट इंडिया का इस कॉरिडोर के लिए की गेटवे है। फैक्ट 5, पर्सनैलिटी राइट्स एंड AI। पर्सनैलिटी राइट्स इन्वॉल्व करते हैं इंडिविजुअल का कंट्रोल अपनी आइडेंटिटी, नेम, इमेज एटसेट्रा के कमर्शियल यूज पर। ये राइट्स अक्सर राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 से लिंक्ड AI जनरेटेड कंटेंट जैसे डीप फेक से न्यू चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लीडिंग टू लीगल और एथिकल डिबेट्स। परफेक्ट। क्विक रिवीजन नाउ फॉर मेंस प्रैक्टिस। आज की एक्सटेंसिव डिस्कशंस पर बेस्ड 3 क्वेश्चंस है। इनके आंसर्स फ्रेम करने की कोशिश कीजिए। Q1, GS पेपर 2 पॉलिटी। राज्यपाल का पद, जिसका उद्देश्य संघ और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में था, अक्सर टकराव का स्रोत बन गया है, खासकर अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों पर सहमति के संबंध में। राज्यपाल की सहमति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों और परंपराओं का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। राज्यपाल के विवेक के कथित दुरुपयोग के निहितार्थों और समय पर विधायी कार्रवाई सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की संभावित भूमिका पर चर्चा करें। Q2, GS पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर। हालिया GST परिषद की सिफारिशों का उद्देश्य कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, जिसमें ट्रैक्टरों, उर्वरकों, IDS को ठीक करना और टिकाऊ कृषि आदानों को बढ़ावा देना शामिल है। इन किसान हितैषी GST सुधारों के कृषि लाभप्रदता, कृषि आधुनिकीकरण और खाद्य मुद्रास्फीति पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन करें। इन लाभों के किसानों तक प्रभावी हस्तांतरण में कौन सी चुनौतियां बाधा डाल सकती हैं? Q3, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों, जेनजी विरोध से शुरू हुए नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट का विश्लेषण करें। अशांति में योगदान देने वाले अंतर्निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों पर चर्चा करें और अद्वितीय खुली सीमा संबंध को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए नेपाल की अस्थिरता के रणनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक निहितार्थों का मूल्यांकन करें। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग कंसोलिडेट करने के लिए। और अब चलिए फटाफट आपका रिकॉल टेस्ट करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज के साथ। रेडी? 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपकी तरफ। The Electoral College for the election of the Vice President of India comprises A. Only elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha. B. Elected and nominated members of Lok Sabha and Rajya Sabha. C. Elected members of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies. D. Elected members of Rajya Sabha and state legislative assemblies. Question 2. The Sanchar Sathi portal, recently highlighted by PIB, offers services related to A. Agricultural subsidies and soil health cards. B. Telecom user security, including blocking lost phones and reporting fraud. C. Unified access to various e-governance services across India. D. Secure storage and verification of digital documents. Question 3. In the context of recent GST reforms, GST 2.0, which of the following saw a significant rate reduction primarily aimed at boosting farm mechanization? A. Luxury cars. B. Air conditioners. C. Tractors up to 1800 cc. D. Packaged food items. Question 4.
India's participation in the International North-South Transport Corridor, INSTC, is strategically important mainly because it provides connectivity bypassing which country? A. China, B. Bangladesh, C. Pakistan, D. Myanmar. Question 5. Consider the following pairs regarding topics discussed today. 1. Article 200, Governor's power to promulgate ordinances. 2. Article 316, Searchal for repository. Kudiyattam. Thallu. UNESCO Intangible Cultural Heritage from Kerala. 3. ECGC provides insurance against export payment risks. Hare. ECGC, which of the pairs given above is are correctly matched? 3. ECGC. Is A, 1 and 2 only? 3. B, 2 and 3 only? 3. C, 3 only? D, 1, 2 and 3. All right, time's up. Let's see how you did. The answer key is 1B, 2B, 3C, 4C, 5B. Question 1. VP Electoral College includes all MPs? Question 2. Sanchar Sathi is for telecom security. Question 3. Tractors GST reduced for mechanization. Question 4. NSTC bypasses Pakistan for India's access to Central Asia, Russia via Iran. Question 5. Article 200 is about governor's assent to bills, not ordinances. That's Art 213. Kudiyattam is correct. ECGC is correct. अपना स्कोर चेक कीजिए और ज़रूरत हो तो रिवाइज कीजिए. एक्सेलेंट. एंड फाइनली आपकी रिवीजन एड करने के लिए यहाँ 10 की टर्म्स हैं आपकी डेली फ्लैश कार्ड्स के लिए. इन्हें जॉट डाउन करना इंश्योर कीजिए. फ्लैश कार्ड 1, CP राधाकृष्णन, 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नंबर याद रखें. फ्लैश कार्ड 2, आर्टिकल 200, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल्स के रिगार्ड में गवर्नर के ऑप्शंस: असेंट, विदहोल्ड, रिटर्न, रिजर्व. असेंट कंट्रोवर्सी का सेंटर. फ्लैश कार्ड 3, आर्टिकल 66, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर ले डाउन करता है. इलेक्टोरल कॉलेज इंक्लूड्स ऑल MPs, PR, STV वोटिंग. फ्लैश कार्ड 4, संचार साथी, चक्षु फीचर, फ्रॉडुलेंट टेलीकॉम कम्युनिकेशंस रिपोर्ट करने के लिए DOT पोर्टल. फ्लैश कार्ड 5, GST IDS करेक्शन. फर्टिलाइजर्स इनपुट्स अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड पर रेट 18% से 5% रिड्यूस किया गया. आउटपुट रेट मैच करने के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिजॉल्व करते हुए. फ्लैश कार्ड 6, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंडिया को रशिया, यूरोप से वाया ईरान, सेंट्रल एशिया कनेक्ट करने वाला मल्टीमोडल राउट. की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. फ्लैश कार्ड 7, चाहाबार पोर्ट ईरान में इंडिया डेवलप्ड पोर्ट. INST और अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया एक्सेस के लिए क्रूशल गेटवे. फ्लैश कार्ड 8, जेंजी प्रोटेस्ट, नेपाल, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और इनिशियली सोशल मीडिया बैन के खिलाफ यूथ लेड प्रोटेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस लीड करते हुए. फ्लैश कार्ड 9, पर्सनैलिटी राइट्स, इंडिविजुअल का कंट्रोल अपनी आइडेंटिटी, नेम, इमेज, लाइकनेस के कमर्शियल यूज पर. AI डीपफेक्स द्वारा चैलेंज्ड. आर्टिकल 21 प्राइवेसी से लिंक्ड. फ्लैश कार्ड 10, कुडियाटम, केरला से एंशिएंट संस्कृत थिएटर फॉर्म, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज. परफेक्ट. तो दोस्तों ये था 9 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स कंपाइलेशन का एक्सट्रीमली डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन का अंत. हमने मेटिकुलसली कवर किया नए वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन का इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल रोल. हमने आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर की असेंट पावर्स और सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स अनपैक किए. हमने GST 2.0 रिफॉर्म्स डाइसेक्ट किए, एग्रीकल्चर पर उनके इम्पैक्ट और फर्टिलाइजर्स के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के करेक्शन पर फोकस करते हुए. हमने नेपाल के कंसर्निंग पॉलिटिकल क्राइसिस और इंडिया के लिए उसके मल्टी डायमेंशनल इम्प्लिकेशंस एनालाइज किए. हमने इंडिया, ईरान, आर्मीनिया ट्राइलैटरल और INSTC के थ्रू कनेक्टिविटी पर प्रोग्रेस ट्रैक की. हमने हिमाचल फ्लड्स और रिलीफ मेजर्स देखे. हमने JNK से सिक्योरिटी अपडेट्स और गडचिरोली में पॉजिटिव रिहैबिलिटेशन स्टेप्स कवर किए. हमने AI, डीप फेक्स और पर्सनैलिटी राइट्स के क्रूशल सोशल इशू में डेल्व किया और हमने कुडियात्तम की रिच कल्चरल हेरिटेज टच की. इंडीड. आज हमने जिस डेप्थ में बात की वो UPSC सिलेबस के क्रूशल सेगमेंट्स कवर करता है अक्रॉस पॉलिटी, GS2, इकोनॉमी, GS3, इंटरनेशनल रिलेशंस, GS2, सिक्योरिटी, GS3, एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, GS3, साइंस एंड टेक, GS3, सोशल इश्यूज, GS1, कल्चर, GS1 और एथिक्स, GS4. इन इश्यूज को उनके बैकग्राउंड, न्यूएंसेस और इंटरकनेक्शंस के साथ समझना एग्जैक्टली वो एनालिटिकल कैपेबिलिटी बिल्ड करता है जो सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि बाद में इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है. एब्सोल्युटली.
हम जेन्युइनली इनकरेज करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप इस डिस्कशन को री-लिसन करें। आज हमने जिस लेवल ऑफ डिटेल को कवर किया है वो थॉरो अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन के लिए डिज़ाइंड है। याद रखिए, ये टाइम इन्वेस्ट करना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के बारे में नहीं है। ये इंडिया और वर्ल्ड को शेप करने वाले कॉम्प्लेक्स इश्यूज की कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के बारे में है। यू आर बिल्डिंग नॉलेज फॉर लाइफ। अगर आपको ये एक्सट्रीमली डिटेल्ड सेशन इन्फॉर्मेटिव, इंसाइटफुल और आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिए। इसे अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो आपको लगता है इस कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच से बेनिफिट होंगे। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक का ब्रेकडाउन सबसे वैल्यूएबल लगा, या अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आप हमारे डिटेल्ड करंट अफेयर्स एनालिसिस में से कोई भी मिस ना करें। और अगर आप सच में उस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं जो ऐसे इन डेप्थ कंटेंट क्रिएट करने में जाता है और हमें फर्दर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ ₹299 पर मंथ में। इससे आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस मिलता है और हमें हाई क्वालिटी एनालिसिस आप तक लाते रहने में हेल्प मिलती है। और अगर आप आज पर्टिकुलरली सपोर्टिव फील कर रहे हैं तो आप सुपर थैंक्स बटन भी हिट कर सकते हैं। हर कंट्रीब्यूशन, बड़ा या छोटा, हमें इस चैनल को लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करता है। आपका सपोर्ट वाकई हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इट कीप्स अस गोइंग। हम कल फिर मिलेंगे दिन के करंट अफेयर्स के